सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नेहा की बेइज्जती, गलती तो हुई है। उसको ऐसे रोते देख सबको बुरा लग रहा था। विपुल जी नियति को देखकर बोले, नियति अब प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसे कैसे अपनी बहन को मनहूस कह सकती हो। मानता हूँ सीखा ने गलत किया, पर तुम गुस्सा रूही पर तो नहीं निकाल सकती ना। मिस्टर विपुल शेखावत को अपनी पहली बीवी की बेटी से इतना प्यार है। क्यों जब आपकी बीवी मुझे मनहूस कह रही थी तब तो आप बोलने नहीं आए, जब बात आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। अब आगे। नियति की बात सुन मार विपुल जी को बहुत बुरा लगा। सीखा जी तो पहले भी हमेशा नियति को मनहूस कहती थी, पर विपुल जी ने कभी भी उन्हें कुछ नहीं बोला। आज उन्हें पछतावा हो रहा था, वो छोटी छोटी बात जब रूही को इतना दुख पहुंचा सकती है तो नियति को भी सीखा जी के मुंह से मनहूस सुनकर बुरा लगता होगा ना। ये इसके चिटियर हुए उन्होंने घूर कर सीखा जी को देखा। सीखा जी का सिर नीचे झुक गया। सच में नियति ने कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से वो उसे मनहूस कहे। पर जब नियति पेट में थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उनके पेट पर प्रेशर ना पड़े, इसलिए पार्वती जी रूही को सीखा जी से थोड़ा दूर रहने को कहती थी। और इस वजह से रूही बहुत रोती थी और इसलिए विपुल जी की और उनके बीच रिश्ता थोड़ा खट्टा सा हो गया था। और इसका रीजन वो अपने पेट में पल रही बच्ची को ही मानने लगी। इसलिए वो नियति को हमेशा मनहूस कह दिया करती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये मनहूस वार नियति के दिमाग में इस तरह छप जाएगा। सीखा जी ने नियति को देखा जो उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं किया था। ठीक है, मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, पर तुम आगे से कभी भी मेरी रूही को मनहूस नहीं बोलोगी। सीखा जी गहरी सांस लेकर अपनी प्राइड को साइड में रखते हुए बोली। ये सुनकर नियति की होंठों पर डेंजरस स्माइल आ गई। वाह मिसेस शेखावत, क्या बात है। आप अपनी बेटी रूही के लिए अपनी सो कॉल्ड प्राइड को साइड में रख के मुझसे पहली बार माफी मांगने को भी तैयार है। क्या प्यार है सौतेली माँ बेटी के बीच में, जो खुद की बेटी को प्यार नहीं दे सकती, वो अपनी सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है। स्ट्रेंज। एनीवेज, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कहूंगी मैं मेरी मूड पर डिपेंड करता है। जितनी बार आपकी इस घटिया मुंह से घटिया मनहूस बातें निकलेगी, उतनी बार मैं आपकी लाडली बेटी को मनहूस कहूंगी। नियति ने कंधे उचकाते हुए बोला। तो सब ने हार मान लिया। विपुल जी बोले, सीखा आज से नियति के लिए आप कभी ऐसी घटिया वार इस्तेमाल नहीं करेगी। सीखा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वहीं रूही नफरत से नियति को देख रही थी। तभी नेहा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से ही रहा है। मैं इस घर की मेंबर नहीं हूं, फिर भी अंकल ने मुझे शेयर्स दिया। लगता है नियति इस वजह से ज्यादा गुस्सा है। मुझे भी अपनी मोम के साथ मर जाना चाहिए था। मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, सॉरी भाई, आज मेरी वजह से आप नियति ने आपको इतना सब कुछ सुनाया। मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वो चेयर से उठने की कोशिश करने लगी, पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया क्योंकि उसकी पैर की बोन सच में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। रूही और अमृत दोनों ने जल्दी से नेहा को पकड़ लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहा है। नेहा, तुम भी इस घर की बेटी हो। अमृत ने प्यार से बोला। अर्जित भी उसके पास चला गया और उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोला, तुम हमारी बहन हो। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नियति ने तुम्हें पॉइंट आउट करके कुछ नहीं कहा। हाँ, नियति ने तो बस मुझे इंसल्ट करने के लिए कहा है। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। रूही सुबकते हुए बोली। तभी नियति हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मिस्टर अमृत और मिस्टर अर्जित ने बिल्कुल सही कहा। ये शेखावत मेंशन एक धर्मशाला है। यहाँ कोई भी इरा गेरा आकर रह सकता है। मिस्टर विजय शेखावत और पहली बीवी की जितने भी रिलेटिव है वो सब उनके बेटी और बेटा है। उन्हें सिर्फ अपनी दूसरी बेटी से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि उनकी दूसरी बेटी उनकी पहली बीवी उनकी पहले प्यार से रिलेटेड नहीं है ना। वैसे तुम अगर चल नहीं पा रही हो तो मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तुम्हें उठाकर इस मेंशन से वो अच्छे से बाहर फेंक देंगे, ताकि एटलीस्ट एक कूड़ा तो इस घर से बाहर जाए। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें लाल हो गई। नफरत और गुस्से से वो अंदर ही अंदर जल रही थी। वहीं नियति की मुंह से बार बार अपनी पहली बीवी की जिक्र सुनकर विपुल जी और भी बुरा लग रहा था। नियति की बातें उनकी दिल को चीर रही थी। क्या सच में नियति रीना से रिलेटेड नहीं है, इसलिए विपुल जी ने उसे इतना हट कर दिया। वो तो बचपन में नियति से प्यार करते थे। नियति की फेशियल फीचर्स आंखें उन पर गई थी, पर बाकी सब नाक और कुछ फीचर्स पार्वती जी पर गया था। उनके तीनों बच्चों में से किसी का भी आंख उन पर नहीं गया था। सिर्फ नियति की आंखें उनकी तरह ब्लू थी। विश्वनाथ जी की भी आंखें ब्लू थी। नियति ने उन दोनों की आंखें विरासत में पाया था। कोई भी देखेगा तो बता देगा कि नियति उनकी बेटी है। वो कैसे नियति से इतने दूर हो गए कि
अब उनके बीच एक नफरत की दीवार बन चुकी है। नियति, बस अब तुम रूही के साथ नेहा को भी टारगेट कर रही हो, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम नेहा को कूड़ा कहो और इस घर से बाहर जाने को कहो? अरिजीत गुस्से से बोला। मुझे मेरी दादी माँ ने हक दिया, वैसे भी ये घर मेरे दादाजी का है। तुम लोग किसी भी कूड़े कचरे को इस घर में उठाकर नहीं ला सकते। और जब दादाजी कोमा में थे तब भी तुम लोगों ने इस लड़की को शेयर दिया। ये इस घर की कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिस्टर विजय शेखावत की बीवी की बहन की बेटी है। अगर वो इस घर में बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं? इस पर तो मेरा हक है। वैसे मिसेस शिखा शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ़ और आंधी औरत हो। आप हमेशा मुझे मनहूस कहती हो, जब आपके पास तो मनहूसियत का भंडार है। आप खुद एक मनहूस हो, आपका पति भी एक मनहूस है, आपकी प्यारी बेटी रूही भी एक मनहूस है, और ये नेहा, ये भी एक मनहूस है ना। मैंने सुना है इसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इसकी मोम और डैड की डाइवोर्स हो गया, फिर इसकी मोम की भी डेथ हो गई। सो ट्रेजिक, आप तो सबसे ज्यादा मनहूस इंसान को आपने घर पर लेकर बैठे हो। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मनहूस बोलने की? दादी माँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे डर है कि इन सब मनहूस लोगों को बार बार देखने से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। नियति ने दादी माँ को देखकर सॉफ्ट टोन में बोला। उसकी टोन पूरी तरह से बदल गई थी। दादी माँ ने प्यार से उसे देखा और बोली, ठीक है प्रिंसेस, आप ऊपर अपनी रूम में जाओ। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। तभी जय चिल्लाया, रुको लिटिल सिस्टर, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जय भी नियति के पीछे पीछे चला गया। आज उसे नियति को सबकी बेइज्जती करते देख बहुत मजा आ रहा था। जब से वो इस घर में आया था तब से उसने नोटिस किया था कि रूही और नेहा दोनों ही दो चेहरे वाली लड़की है। दोनों को ही नाटक करना बहुत अच्छे से आता है। जय को ऐसे लोगों से नफरत थी जो सामने कुछ और होते थे और पीठ के पीछे कुछ और होते थे। उसे ये देखकर भी गुस्सा आता था कि कैसे उसकी मोम ही इन दोनों बहन के पीछे पड़ी रहती थी, जैसे ये दोनों उनकी खुद की बेटी हो। जय को तो कभी अपनी मोम का प्यार ही महसूस नहीं हुआ, और उसके डैड तो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। बस हर महीने उसके कार्ड में ढेर सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता था, इसलिए जय भी कभी उनसे घुलने मिलने की कोशिश बहन करता था। दादी माँ ने इन सब को देखा, फिर अपनी रूम की तरफ चली गई। उन्हें अब अपने दोनों बेटे से, बहू से या तीनों पोते पोती से कोई प्यार या लगाव नहीं था। उन्हें नियति के प्रति इन लोगों ने जो बिहेवियर किया उससे दर्द होता था। ये दादी माँ थी जिन्होंने जबरदस्ती शिखा जी को बच्चे रखने को कहा था। वो अपनी होने वाली पोते या पोती को मारना नहीं चाहती थी। उन्हें लगा था बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बार शिखा और विपुल अपने बच्चे को देखेंगे तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब उससे उलट हुआ। सब नियति के बचपन से ही उसे नापसंद करने लगे थे। नियति उनकी गोद में ही 5 साल की हुई थी। उन्हें नियति की हालत को देखकर कभी कभी रिग्रेट होता था कि क्यों उन्होंने बच्चे रखने की जिद किया। उनकी पोती की हालत क्या हो गई है? ना तो माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ना भाई बहन का। तब से नियति उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। वो अपने दोनों बेटे बहू पोते सबको छोड़ सकती थी, पर नियति को कभी नहीं। और वैसे भी आज अगर उनके पति जिंदा है तो वो सिर्फ उनकी प्यारी पोती नियति की वजह से। उनके जाने के बाद अरिजीत ने जल्दी से नेहा को गोद में उठाया और अमृत कार निकलने चला गया। नेहा को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था क्योंकि उसकी पैर बुरी तरह से फूलकर सूज गया था। बाकी सब किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। सरिता जी ने शिखा जी को देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहा था। सरिता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी आप क्या सोच रही है? यही ना कि हम सब ने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया है। शिखा जी ने सरिता जी को देखा और बोली, सरिता क्या तुम्हें भी लगता है मैं बहुत बुरी माँ हूँ? क्या मैंने नियति के दिल में इतनी नफरत भर दिया है कि अब वो हम सबको मरा हुआ देखना चाहती है? सरिता जी ने गहरी सांस लिया और बोली, भाभी आप माने या ना माने गलती तो हुई है। नियति उस वाली कितनी छोटी थी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। बच्चों के दिल में जो वो देखते ही वही भर जाता है। जो भी नियति को सबने कहा, नियति ने सिर्फ वही याद रखा, और उसे समझाने की जगह हम सब उसके दिल में और नफरत भरते चले गए। शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए, विपुल जी की आंखें भी आंसू से भर गई थी। पछतावा, प्रखर राय ज्यादा। सरिता जी ने गहरी सांस लिया और बोली, भाभी आप माने या ना माने गलती तो हुई है। नियति उस वाली कितनी छोटी थी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। बच्चों के दिल में जो वो देखते ही वही भर जाता है। जो भी नियति को सबने कहा, नियति ने सिर्फ वही याद रखा, और उसे समझाने की जगह हम सब उसके दिल में और नफरत भरते चले गए।
सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए, विपुल जी की आंखें भी आंसू से भर गई थी। अब आगे वहीं अपनी मोम डैड को नियति के बारे में सोचते देखकर रूही जलन और नफरत से भर गई। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। ये उसकी फैमिली है, उसकी मोम डैड भाई क्यों उस नियति के बारे में सोच रहे हैं। वो नियति के साथ अब अपनी फैमिली को शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो रोने लगी। मोम डैड, ये सब मेरी गलती है, मैं सच में मनहूस हूँ। नियति ने सही कहा, मेरी वजह से माँ की जान गई और मोम भी मुझे प्यार करती है, इसलिए नियति मुझसे नफरत करती है और वो आप सबसे भी नफरत करती है। सब मेरी गलती है, मुझे अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था, तब नियति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना आप सबका क्या मुझे मिलता, ना वो मुझसे नफरत करती। उसकी बात सुनकर सीखा जी, विपुल जी दोनों ने जल्दी से उसे दोनों साइड से गले लगा लिया। नहीं बच्चा, तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगी, तुम मनहूस नहीं हो, तुम तो मेरे लिए सबसे लकी हो बच्चा। सीखा जी रूही की सिर को सहलाते हुए प्यार से बोली, तुम्हारी मोम सही कह रही है, तुम नियति की बात पर ध्यान मत दो। वो बस गुस्से में ये सब कह रही थी, उसकी नफरत की वजह से वो सही गलत कुछ समझ नहीं पा रही है, इसमें हमारी भी गलती है। हम उसे कल समझाएंगे, विपुल जी उसकी सिर को सहलाते हुए बोले। रूही की मरने की बात सुनकर ही उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने रूही को बहुत प्यार और नाजू से पाला था। उन्हें पता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं नियति के प्रति गलत लिया है, पर अब वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं अपनी मोम डैड की अटेंशन आपने तरफ देखकर रूही दिल ही दिल में खुश हो गई, पर बाहर से वो अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। मोम डैड, मेरी वजह से आप नियति को प्यार नहीं दे पाए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। और बचपन में मोम आपने उसकी जो चीज मुझे लेकर दिया था, उसके लिए भी मैं खुद कंपनसेट करूंगी। मैं उसके लिए खुद शॉपिंग करने जाऊंगी और उसके लिए ड्रेस और बाकी सब ऑर्डर करके मंगवा दूंगी। तभी सीखा जी बोली, कोई जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें जाने की, तुम फोन करके घर पर जो मंगवाना है हमारे मॉल से मंगवा देना। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। सबको लग रहा था रूही कितनी थॉटफुल है। रूही आपने रूम की तरफ बढ़ गई, उसकी होंठों पर एक बड़ी डेविल स्माइल थी। वहीं नियति आपने रूम में ये सब बैठकर देख रही थी। वो तिरछी स्माइल करके बेड पर लेटते हुए बोली, बहुत मजा आएगा तुम सबके साथ खेलने। मैं पहली बार शब्दों का खेल खेल रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना मजेदार होगा। अगर शब्दों का खेल कोई वेपन होता तो मैं अब तक आपने सभी दुश्मनों को मार चुकी होती। ये लोग कितने बेवकूफ और बचकाना है। नियति ने डेट देखा और बोली, क्या ये कल ही होने वाला है, वैसे एक बार देखने में क्या जाता है, उनकी इंसल्ट करने में भी तो मजा आएगा। ये सोचकर नियति की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं विपुल जी और सीखा जी की रूम में, विपुल जी सोफे पर गुमसुम बैठे थे। वहीं सीखा जी बैग को ठीक कर रही थी। विपुल जी ने सीखा जी की तरफ देखा और बोले, सीखा क्या आपको इन 12 सालों में कभी नियति की याद नहीं आई है। उनकी अचानक सवाल सुनकर सीखा जी ने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोली, अब आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया? विपुल जी उन्हें देखकर बोले। नहीं, मुझे अमृत, अर्जित और रूही भी तो बदले में मिले। सीखा जी आंखों में आंसू लिए बोली। और नियति, नियति भी तो हम दोनों की बच्ची थी। फिर भी हम दोनों ने जो अमृत, अर्जित, रूही के लिए उसे इग्नोर कर दिया। विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए। सीखा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। पर आप जानते हो ना सब क्या कह रहे थे? और आप भी तो यही सोच रहे थे कि मैं हमारे बच्चे होने के बाद तीनों बच्चों से दूर हो जाऊंगी। सीखा जी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। मुझे माफ कर दो सीखा, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाएगी। रूही की तरह नियति भी हमारी बच्ची थी, हम दोनों को नियति को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए था जैसे हम लोगों ने रूही को किया है। विपुल जी सिर झुकाकर बोले। और उस गलती की वजह से आज ये सब हो गया, जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। आप भी तीनों बच्चों की वजह से आपने नियति को पूरी तरह से खुद को दूर कर दिया, इसमें भी हमारी गलती है। हम दोनों अमृत, अर्जित और रूही के लिए, यहाँ तक कि नेहा के लिए भी एक अच्छे माँ बाप तो बन गए, पर अपनी छोटी बच्ची के लिए हम माँ बाप ही नहीं बन पाए, इसलिए तो वो हमारी बेटी होने से अच्छा खुद को अनाथ कहना पसंद करती है। अगर हम मर जाए तो भी हम अपनी इस गलती को नहीं सुधार सकते। विपुल जी रोने लगे। सीखा जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, आपको रोने की जरूरत नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी उस वक्त इनसिक्योर हो जाता। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के बीच बड़े से घर में एक लगभग 28 साल का लड़का सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। सामने दो लोगों की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिनकी शरीर की हर हिस्से से खून बह रहा था। इस कचरे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंको, जंगली जानवरों खाने को दे दो।
उसकी बात सुनकर सामने खड़े दो आदमी जल्दी से आगे आए और बोले, ओके बॉस। उस लड़की की डार्क ब्राउन आंखें सामने घूर रही थी। वो अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दोनों आदमी ने राहत की सांस लिया। बॉस आज और भी ज्यादा गुस्से में, हाँ बॉस सुबह ही तो आए, पर इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई उन्हें धोखा देने की। इतना कहकर दोनों ने बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाया, इन दो लाशों को लेकर बाहर फेंक दो। वो चारों गार्ड्स उन दो डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल गए। वहीं वो लड़का वहां से ऊपर चला गया और एक रूम के बाहर पहुंचा और रूम को अनलॉक करके अंदर चला गया। पूरे रूम में अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ उस लड़के की चमकदार गहरी ब्राउन आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़के को डे से अंधेरों में भी सब दिखाई दे रहा था। वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया तो ऑटोमेटिकली सभी लाइट्स ऑन हो गया। वो इंसान शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसने आपने शर्ट उतार दिया था। सवार का पानी उसकी बालों से गिरते हुए उसकी डार्क ब्राउन आंखों को झिलमिलाते हुए उसकी 8 पैक एब्स भी शेप बॉडी पर गिरकर फिसल रहा था। वो लड़का दिखने बहुत हैंडसम था, बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड जैसा। उसका शार्प फेशियल फीचर और ऑरा सबसे खतरनाक और अलग था। कोई अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी उसे डर लगेगा। थोड़ी देर में वो एक बाथरोब पहनकर बाहर आया और क्लोजेट में चला गया। उसने क्लोजेट से कुछ निकाला और देखने लगा। उसके हाथ में इस वक्त एक मंगलसूत्र और सिंदूर की डीबी थी, दोनों कस्टम मेड डायमंड कोटेड थी। उसने उस मंगलसूत्र और सिंदूर को देखा और किसी सनकी की तरह बोला, बनी इस बार फिर से मैं ही मंगलसूत्र और सिंदूर तुम्हें पहनाऊंगा, पर इस बार मैं तुम्हें ना तो कुछ होने दूंगा, ना उन सबको हमारी जिंदगी में आने दूंगा। को भी हमारे बीच आएगा, सब मरेंगे। उन सब ने मुझसे जो छीना था उसके बदले में उनकी सांसें छीन लूंगा। कल वो दिन जब तुम पहली बार मेरी सामने आई थी, और इस बार भी आओगी, पर इस बार कहानी अलग होगा। मैं उन सब की मौत और खून से हमारी प्रेम कहानी लिखूंगा बनी, बस कल मेरे सामने तुम होगी। इतना कहकर उसने उस मंगलसूत्र और सिंदूर को केयरफुली कपबोर्ड में रख दिया और चेंज करके बाहर आ गया। ये था प्रखर रायजादा, सिर्फ एशिया की ही नहीं पूरे दुनिया का बेताज बादशाह। उसकी कंपनी को वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर एक बच्चे की आवाज आई, डेडा कियान मिस यू, आप प्लीज यहाँ आ जाए ना। ये आवाज सुनकर प्रखर ने आंखें बंद कर दिया, फिर कोल्ड आवाज में बोला, डेडा कल तक आ जाएंगे, आप अभी सो जाओ, रात हो गई है ना। कुछ देर बात करके प्रखर ने फोन रख दिया और बोला, पहली बार आपकी वजह से वो मुझे मिली थी। इतना कहकर वो नीचे बालकनी में चला गया और सिगरेट का कस लेते घने जंगल को देखते हुए बोला, तुम सब खुशियां मनाओ, बहुत जल्द ही तुम्हारी क्वीन आने वाली है। उसकी फुसफुसाहट को भी डे से जंगल में रहते अनगिनत जानवरों ने सुना हो। कुछ देर तक जंगल में दहाड़ने की आवाज आने लगी, फिर सब शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा को अभी अभी अमृत और अर्जित घर लेकर आए थे। उसकी पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट लेने के लिए बोला। नेहा ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त नियति से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। इतनी नफरत उसने कभी किसी से नहीं किया था जितनी नफरत इस वक्त उसे नियति से हो रही थी। अमृत और अर्जित दोनों रूही और नेहा के पास बैठे हुए थे। रूही अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई थी। रूही ने अपने दोनों भाइयों को बोल दिया कि वो नियति के लिए कुछ चीजें ऑर्डर कर दिया जो उसे देना है। वो ये सब बहुत मासूमियत से कह रही थी, जैसे वो कितनी अच्छी हो। अमृत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बच्चा तुमने ये तो अच्छा किया, पर क्या तुमने इस बारे में नियति से पूछा है? अर्जित भी गुस्से से बोला, हूँ, उसके मन में सबके लिए कितना नफरत भरा पड़ा है। क्या वो तुम्हारी अच्छी नियत से दी गई गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी? चैप्टर 13। रूही की नाटक, दादी माँ की फटकार। रूही ने अपने दोनों भाइयों को बोल दिया कि वो नियति के लिए कुछ चीजें ऑर्डर कर दिया जो उसे देना है। वो ये सब बहुत मासूमियत से कह रही थी, जैसे वो कितनी अच्छी हो। अमृत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बच्चा तुमने ये तो अच्छा किया, पर क्या तुमने इस बारे में नियति से पूछा है? अर्जित भी गुस्से से बोला, हूँ, उसके मन में सबके लिए कितना नफरत भरा पड़ा है। क्या वो तुम्हारी अच्छी नियत से दी गई गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी? अब आगे। अर्जित की बात सुनकर रूही उदास हो गई और नाटक करते हुए बोली, भाई पता नहीं, पर मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। और मैं नहीं चाहती हूं कि वो मेरी वजह से आप सबसे इतनी नफरत करे। बचपन में आप सब मुझसे प्यार करते थे, इसलिए नियति मुझे नफरत करती थी। और अब वो आप सबसे मॉम डैड से भी नफरत करती है। मैं चाहती हूं उसकी नफरत खत्म हो जाए। कुछ भी हो, चाहे कितनी भी नफरत करे, वो है तो हमारी बहन ही ना।
रूही ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी। अमृत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो प्रिंसेस। पर अगर नियति तुम्हारी दी हुई गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करे तो तुम उदास मत होना और उसके साथ मत उलझना, वरना एक गुस्से और नफरत में कुछ करना दे। अरिजित गुस्से और इरिटेशन से बोला, वो नियति वो हमारी प्रिंसेस को हाथ लगा कर भी दिखाए। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अरिजित नहीं। तो फिर अपना नाम बदल दो। वैसे भी तुम्हें अरिजित नहीं बल्कि छोटा कुत्ता नाम सूट करता है। नियति नीचे आते हुए बोली। चारों उसकी तरफ देखने लगे। वहीं अरिजित गुस्से और नफरत से उसे घूरने लगा। तुम बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? अरिजित अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विपुल जी, सीखा जी और चाचा चाची भी अपनी रूम से बाहर आ गए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम सच में हो। वैसे भी क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अगर तुमने मुझे सबक नहीं सिखाया तो तुम्हारा नाम अरिजित नहीं? मुझे तो तुम इस जन्म में क्या अपनी अगले 7 जन्म में भी सबक नहीं सिखा सकते हो। तो मैंने इसलिए तुम्हारा नाम बदलकर छोटा कुत्ता रख दिया। वैसे अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें कोई दूसरा नाम दे सकती हूँ। सुअर, ये नाम कैसे रहेगा? वैसे भी कुत्ते लॉयल होते हैं और तुम कितने लॉयल हो मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हारे लिए सुअर ही ठीक रहेगा। ये नाम तुम्हें परफेक्टली सूट करता है। नियति, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अरिजित ने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था, फिर तुम उसकी बेइज्जती क्यों कर रही हो? अमृत गुस्से से बोला। अब तो वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस नियति को गिफ्ट देकर माफी मांगे। क्या पता नियति फिर से रूही को इंसल्ट करे तो उसकी प्रिंसेस को कितना दुख होगा। अरिजित भी गुस्से से नियति को घूर रहा था। अच्छा, मेरे बारे में उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं नियति अगर तुम्हारी लाडली प्रिंसेस को हाथ लगाया तो वो मुझे सबक सिखाएंगे। आपको क्या लगता मैं किसी मनहूस कचरे को हाथ लगाऊंगी? मुझे मेरी हाथ को ऐसे इंसान को छूकर गंदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर मिस्टर अरिजित ने पहले ही आपने दिमाग ने ये सब सोच लिया है तो फिर मुझे हाथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद चाहे मुझे उस गंदगी को दूर करने के लिए सैनिटाइजर से नहाना ही क्यों ना पड़े। नियति की बातों में रूही के लिए बेइज्जती साफ थी। नियति रूही को कचरा और मनहूस कह रही थी। रूही से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे नियति से नफरत हो रही थी। नियति उसे बार बार कचरा कैसे कह सकती है? वो इस घर की और अपनी मोम डैड भाइयों की प्रिंसेस है। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना नियति यहाँ आने के बाद कर रही थी। अरिजित गुस्से से नियति को मारने के लिए आगे बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को फिर से कचरा और मनहूस कहने की? वहीं उसे नियति को मारने के लिए आगे बढ़ते देख विपुल जी, सीखा जी हड़बड़ा गए। उन्हें नियति की स्ट्रेंथ पता चल गई थी जब नियति ने सीखा जी की हाथ को पकड़ा था। ऊपर से नियति की नफरत को और हवा नहीं देना चाहते थे, पर जब तक वो सीढ़ियों से नीचे आए बहुत देर हो चुकी थी। अरिजित नियत को मारने के लिए उसके पास आ चुका था। गुस्से में अरिजित ये भी भूल चुका था कि नियति के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इससे पहले कि वो नियति को मारता, नियति ने उसके घुटनों पर एक तेज किक किया। अरिजित अपनी जगह पर ही रुक गया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने घुटनों पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। नियति ने घिन से उसे देखा और बोली, तुम मुझे छूने की लायक नहीं हो, मारना तो दूर की बात है। आगे से अगर कभी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी हाथ को तोड़ दूंगी। और मैं ऐसे ही खाली धमकियां नहीं दे रही हूं, तुम चाहो तो इसे आजमा सकते हो मिस्टर अरिजित कपूर। वहीं रूही और नेहा को खुश थे और अपने भाई की हाथों नियति को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। पर अरिजित की हालत देखकर उन दोनों का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये लड़की सच में इतना स्ट्रोंग है कि वो उनके अरिजित भाई को एक किक में घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दे? इसका अरिजित भाई बहुत स्ट्रोंग था। एक सिंगर और एक्टर होने की वजह से उसने कई सारी मार्शल आर्ट सीखा था जो उसकी मूवी में काम आता था। क्या वो सभी मार्शल आर्ट को उनका भाई भूल चुका है? नियति ने सबको देखा जो हैरानी से खड़े थे, फिर बाहर की तरफ चली गई। अरिजित गुस्से से उसे घूर रहा था। दर्द की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं बाकी सब बस हैरानी से खड़े नियति को वहां से जाते हुए देख रहे थे। अमृत जल्दी से आगे आया और अरिजित को उठाकर सोफे पर बिठा दिया। तभी जय नीचे भागते हुए आया और चिल्लाया, बच्चा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा था। इतना कहकर वो भागकर स्पीड में बाहर की तरफ चला गया। सब बस उनकी पीठ को घूर रहे थे। अरिजित दर्द को बर्दाश्त करते हुए रूही को देखकर बोला, प्रिंसेस तुमने उसकी बिहेवियर देखा ना? क्या तुम अभी भी उसे गिफ्ट देकर माफी मांगना चाहती हो? क्या पता वो तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तभी सीखा जी भी उसके पास आकर बोली, अरिजित सही कह रहा है बच्चा।
तुम्हें सोचना चाहिए, वैसे भी वो किसी की बात को सुनेगी ये नहीं लग रहा है। विपुल जी बस खड़े अपनी ख्यालों में डूब गए थे। नियति की आंखों में इतनी नफरत देखकर वो उदास थे। नहीं मोम, ये सब मेरी वजह से ही रहा है। अगर आप सब मुझसे नियति से ज्यादा प्यार नहीं करते, अगर मैं इतनी वीक नहीं होती तो आप भी नियति की ख्याल रखते तो नियति मुझसे नफरत नहीं करती और ना ही आप सबसे नफरत करती। इसलिए मुझे उसे कंपोनसेट करना है ताकि वो आप सबको भी माफ कर दे। सीखा जी ने उसे रोते हुए देखकर गले लगा लिया और बोली, तुम बहुत थॉटफुल हो बच्चा, पर अपनी दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस मत दो। तभी दादी माँ नीचे आते हुए हंसते हुए बोली, वह खुद की बेटी के बारे में जिसे कुछ भी पता नहीं है, पर रूही के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। वैसे रूही, तुम नियति को कैसे कंपोनसेंट करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गिफ्ट से और माफी से मेरी प्रिंसेस की बचपन लौट आएगी? क्या वो अपनी बचपन को भूल जाएगी? क्या तुम्हारी वजह से इन सब ने उसके साथ जो किया वो उसे भूल जाएगी? तुम इतनी भोली तो हो नहीं जितनी तुम खुद को दिखाने की कोशिश कर रही हो। भले ये सब अंधे हो, पर मैंने दुनिया देखा है, इसलिए मेरी बच्ची से तुम्हें माफी मांगने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती जी की बात सुन मार सीखा जी की आंखें नम हो गई। वहीं रूही रोते हुए बोली, दादी माँ आप ये क्या कह रही है? मैं भला नियति से मांगने की नाटक क्यों करूंगी? मैं सच में उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि मेरी वजह से नियति को हिस्टेल भेजा गया था, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर नियति ने मुझे नफरत में हट करने की कोशिश की तो। तभी वो आगे कुछ बोलती, दादी माँ ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और ठंडे भाव से बोली, तुम ये कहानी किसी और को सुनाना मुझे नहीं। मैं अपनी प्रिंसेस को अच्छे से जानती हूँ। नियति को सीखा ने नहीं बल्कि मैंने अपने सीने से लगाकर 5 साल तक पाला था, क्योंकि तुम सीखा मेरी बच्ची की माँ बनने की लायक नहीं थी। तुम सबको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मेरी मासूम बच्ची कैसी थी? वो 5 साल की बच्ची तुम जैसी 8 साल की बच्ची को मारने की कोशिश करेगी, जबकि उस वक्त वो कितनी बीमार थी। तुम्हारी ये झूठी बातें तुम्हारे बेवकूफ अंधे मोम, डैड और भाई ही विश्वास करेंगे। तुम मेरे सामने तो बकवास करना ही मत। उनकी बात सुन मार विपुल जी, सीखा जी और अमृत अर्जित को भी वो घटना याद आ गई। उस वक्त सच में नियति काफी कमजोर और बीमार थी। सबको किसी सोच में देखकर रूही घबरा गई और रोते हुए बोली, दादी माँ आपको क्या लगता है मैंने झूठ बोला है? आप मुझसे इतनी गुस्से और नाराज क्यों है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैं सिंसियरली नियति से माफी मांगना चाहती हूँ। वो सिस्क सिस्क कर रो रही थी। सबने सोचा रूही कैसे झूठ बोल सकती है? रूही तो कितनी प्यारी और सेंसिबल बच्ची है, और भला वो झूठ क्यों बोलेगी? दादी माँ ने उसे मजाक भरी आंखों से देखा, बटलर को बुलाया और कार निकालने को बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई। वो हॉस्पिटल जाने वाली थी विश्वनाथ जी के से मिलने के लिए। मुझे पता नहीं बच्ची, तुमने झूठ नहीं बोला होगा। सीखा जी, अमृत, अर्जित सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे ताकि वो रोना बंद कर दे। दादी माँ ने पीछे मुड़कर गुस्से से उन्हें देखा और मैं ही मन बोली, मेरी बच्ची को तुम जैसे परिवार की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत जल्द तुम सब पछताने वाले हो, तब जाकर तुम सबको महसूस होगा कि तुम सबने क्या खो दिया है। इतना सोचकर दादी माँ बाहर चली गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नियति की कार में नियति ड्राइव कर रही थी और जय पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। लिटिल प्रिंसेस, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति फास्ट ड्राइव करते हुए बोली, क्या आपको एडवेंचर करना ज्यादा नहीं है? हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। नियति की बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और बोला, मतलब क्या हम किसी माउंटेन पर जाने वाले हैं या कहीं और? जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नियति उसकी क्यूरियोसिटी को और इंक्रीज करते हुए बोली। कार रेसिंग के लिए जाना, मिहिर और रेहाना। लिटिल प्रिंसेस, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति फास्ट ड्राइव करते हुए बोली, क्या आपको एडवेंचर करना ज्यादा नहीं है? हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। नियति की बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और बोला, मतलब क्या हम किसी माउंटेन पर जाने वाले हैं या कहीं और? जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नियति उसकी क्यूरियोसिटी को और इंक्रीज करते हुए बोली। अब आगे। उसकी बात सुनकर जय और भी खुश और एक्साइटेड हो गया। वो ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि उसकी बहन अभी उसे कौन सी एडवेंचर करने लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद नियति सिटी से थोड़ी दूर आ गई थी। वहीं जय तो नियति से यहाँ वहां के बात पूछने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने डिजाइनेशन की जगह पहुंच गए। नियति ने अंदर पार्किंग में कार रोक दिया। जय भी कार से उतर गया। सामने एसोसिएशन था। आज यहाँ कार रेसिंग ऑर्गेनाइज किया गया था।
नियति ने अपना मास्क पहन लिया और दोनों एंट्रेंस की तरफ चले गए। वहीं जय तो हैरान और एक्साइटेड था, वो भी आज यहाँ कार रेसिंग देखना चाहता था। इनफैक्ट वो तो कब से इस एसोसिएशन में शामिल भी होना चाहता था, पर अफसोस उसे टाइम भी नींद मिला और ना ही उसके पास यहाँ का पास था। जय एक्साइटेड ही कर बोला, लिटिल सिस्टर यहाँ तो आज एक रेस होने वाली है, पर अफसोस मेरे पास टिकट नहीं है। क्या तुम्हारे पास हम दोनों के लिए टिकट पास है? हाँ मेरे पास टिकट है। क्या आपको रेस पसंद नहीं है? तो चलिए आज रेस एंजॉय करते हैं, नियति ने हंसते हुए कहा। जय और भी खुश हो गया, उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर कितनी थॉटफुल है और उनके फैमिली वाले उसकी प्यारी बहन को कैसे ट्रीट करते हैं। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज से जो कोई भी उसकी लिटिल सिस्टर को परेशान करेगा वो उसका दुश्मन होगा, चाहे वो घरवाले या मोम डैड ही क्यों ना हो, वो किसी को भी अपनी प्यारी बहन को परेशान नहीं करने देगा। जय एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था, तभी नियति ने उसकी हाथ पकड़कर खींच लिया। भाई हमें इस एंट्रेंस से नहीं जाना है। उसकी बात सुनकर जय कंफ्यूज हो गया और बोला, क्यों, तुम्हारे पास तो टिकट है ना, तो फिर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? जय सामने एंट्रेंस को देखा जहां लोगों की लाइन लगी हुई थी। आज बहुत बड़ी रेस ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आए थे जिन्हें रेस पसंद था। नियति उसकी हाथ पकड़कर वीवीआईपी एंट्रेंस की तरफ ले गई। वीवीआईपी एंट्रेंस पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो या एसोसिएशन के मेंबर हो, बाकी कोई इस एंट्रेंस से अंदर नहीं जा सकता था। लिटिल सिस्टर डोंट टेल मी कि हम इस एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, यहाँ पर तो टिकट के साथ भी अलाउड नहीं है, मैंने पहले सुना था। पर नियति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधे आगे बढ़ गई। जय को डर लगने लगा था, वो नियति को कवर करने को तैयार था। उसे लग रहा था नियति यहाँ पहली बार आई है तो उसे यहाँ की रूल्स के बारे में नहीं पता होगा कि टिकट होने के बाद भी हम वीवीआईपी एंट्रेंस से अंदर नहीं जा सकते। उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं यहाँ उनकी बेइज्जती ना हो जाए। वो खुद को बेइज्जत करने को तैयार था, पर उसकी बहन को किसी को कुछ नहीं कहने देगा, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस में खड़े लगभग सभी लोग उन्हें ही जलन और हैरानी से देख रहे थे। वहां खड़े लोगों में भी सभी अच्छे रिच फैमिली से थे, अगर कुछ भी हुआ तो ये लोग जरूर उनका मजाक उड़ाएंगे। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे गार्ड्स अलर्ट हो गए। नियति को देखते ही वो पहचान गए। भले ही नियति ने मास्क पहन रखा था, फिर भी नियति उनकी बॉस थी और यहाँ कई बार आई थी, इसलिए गार्ड्स कभी उसे नहीं भूल सकते थे। तभी कॉमन एंट्रेंस की तरफ एक मजाक से भरी आवाज आया, अरे क्या ये जय शेखावत नहीं है? शेखावत फैमिली का बेकार छोटा बेटा। जय और नियति ने कॉमन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां एक लड़का और एक लड़की खड़े उन दोनों को ही मजाकिया भाव लिए देख रहे थे। जय ने जब उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। ये दोनों उसके ही क्लास में थे, एक था मिहिर राठी और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड रेहाना। मिहिर हमेशा से ही जय से जलता था और उससे उलझता रहता था। वो अरिजीत का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। जय अपने फैमिली के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था और उसने बिजनेस ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से दादाजी और दादी माँ को छोड़कर घर में कोई भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए वो भी उन सब से दूर ही रहता था, उसे उन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और इसी वजह से ये लड़का उससे हमेशा कुछ ना कुछ कहता था। उसके हिसाब से जय शेखावत फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, जो कि थोड़ा सच भी था। क्या ये कुत्ता आप पर भौंक रहा है भाई? नियति ने आंखें सिकोड़कर कहा। उसे नियति की यादों से पता चल रहा था कि ये लड़का मिहिर राठी था, राठी फैमिली का बारिश, जिस वजह से वो बहुत घमंडी था और उसने जय और नियति को दोनों को ही परेशान किया था। वहीं उसके मुंह से आपने लिए कुत्ता सुनकर मिहिर गुस्से से भर गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? वहीं उसकी गर्लफ्रेंड रेहाना जो उसके पास घमंड से खड़ी थी, वो भी गुस्से से भर गई। ये लड़की नेहा और रूही की दोस्त थी और हमेशा रूही की चापलूसी करती थी। आज वो मिहिर के साथ पैसा देकर शो ऑफ करने आई थी कि वो भी यहाँ की टिकट लेकर अंदर जा सकती है। उसे अंदर जाते ही फोटो खींचकर अपलोड करना था। वहीं जय अपनी बहन की बात सुनकर हंसने लगा। उसकी बहन मुंह पर ही लोगों की बेइज्जती करती थी। तभी गार्ड भी गुस्से से बोले, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बॉस के साथ आए मेहमान को कुछ भी बोलने की? बस टिकट लेकर आ जाने से तुम क्या खुद को कहीं का महाराजा समझते हो? सभी गार्ड गुस्से में थे। वहीं उन सबको गुस्से में खुद पर ही चिल्लाता देखकर मिहिर और रेहाना हैरान हो गए। वहीं एंट्रेंस पर खड़े बाकी लोग भी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। वहीं जय तो हैरान था, अभी अभी क्या कहा इन गार्ड्स ने उसकी लिटिल सिस्टर को बॉस? क्या मतलब हुआ उसकी 17 साल की लिटिल सिस्टर यहाँ की बॉस कैसे ही गई?
क्या इन लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है? सभी गार्ड्स ने एक साथ नियति को ग्रिड किया। कॉमन एंट्रेंस पर चेक कर रहे गार्ड्स ने भी नियति को दूर से ग्रिड किया। ये देखकर कॉमन एंट्रेंस पर खड़े सभी लोग ईर्ष्या और जलन से भर गए। उन्हें जैसे भी जलन हो रही थी कि वो इतनी हाई प्रोफाइल लड़की का भाई है। नियति की खूबसूरती भी सबको अट्रैक्ट कर रही थी। भले ही वो मास्क में थी पर उसकी आंखें ही काफी थी किसी को पागल बनाने के लिए। वहीं नियति ने गार्ड को कुछ इशारा किया तो दो गार्ड मिहिर और रेहाना की तरफ बढ़ गए। वहीं मिहिर और रेहाना तो हैरान खड़ी थी, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। दो गार्ड्स ने मिहिर और रेहाना दोनों को पकड़ लिया और बोले, आप दोनों के टिकट को कैंसिल किया जाता है, आपको रिफंड मिल जाएगा, पर आप रेस देखने अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर होश में आया। ये क्या कह रहे हो? हमने पहले ही टिकट बुक किया है, आप सब कैसे हमें इस तरह यहाँ से बाहर कर सकते हो? रेहाना गुस्से से बोली। फिर मिहिर की बाहों को पकड़कर बोली, मिहिर बेबी कुछ करो, देखो ये सब हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेहाना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसने आपने फ्रेंड्स ग्रुप में बोल दिया था कि आज वो मिहिर के साथ इतने बड़े एसोसिएशन में हो रही रेस को देखने जा रही है। वो सबके बीच खुद को सुपीरियर मानती थी, क्योंकि यहाँ आने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं कनेक्शन की भी जरूरत होती थी। कोई भी ऐसे ही यहाँ नहीं आ सकता था। यहाँ जितने लोग आए थे सब किसी ना किसी के कनेक्शन से ही यहाँ टिकट लेकर आए थे। मिहिर कुछ कहता उससे पहले ही गार्ड उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले गए। रेहाना लड़की थी इसलिए गार्ड्स उसे ज्यादा टच नहीं कर रहे थे। गार्ड को मिहिर को ले जाते देख रेहाना भी उसके पीछे भागी। वहीं मिहिर भी छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। नियति जय को आगे चलने के लिए बोली, भाई अंदर चलिए। सभी गार्ड्स जयको को भी रिस्पेक्ट के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे। वहीं अपनी बहन की पावर को यहाँ देखकर जय हैरान था। उसे मिहिर और रेहाना की हालत देखकर भी काफी मजा आ रहा था। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बहन कितनी औसम है। जय चारों ओर देख रहा था। थोड़ी देर पहले ये लोग उन्हें मजाक भरी नजरों से देख रहे थे, पर अब देखो उनकी नजर बदल गई थी। कुछ लोग उन्हें जलन से देख रहे थे तो कुछ लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए गेट के पास आया और नियति को ग्रिड किया। ये कोई और नहीं नियति का असिस्टेंट रचित था, जो पहले ही आ गया था। फिर उसने जय को देखा। वो कंफ्यूज था कि ये लड़का कौन है। वो अपने बॉस के साथ पहली बार इस लड़के को देख रहा था। बॉस ये कौन है? रचित ने धीरे से पूछा। तो नियति स्माइल करते हुए बोली, ये मेरे भाई है जय भाई। अपनी बॉस की बात सुनकर रचित ने जल्दी से जय को भी ग्रिड किया। वेलकम सर, इट इज एन ऑनर कि आप आज बॉस के साथ यहाँ रेस एंजॉय करने आए हैं। मैं आज पहली बार बॉस के किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा हूँ। प्लीज कमेंट सर। रचित बहुत रिस्पेक्टफुल था ये जानने के बाद कि ये लड़के उसकी डेविल बॉस का भाई है। वहीं बाकी गार्ड्स और भी रिस्पेक्टफुल हो गए। जय बस स्तब्ध था, उसकी बहन है कौन? आखिर जो इतने बड़े एसोसिएशन के लोग उसे इतने रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। नियति ने जय को देखा, फिर सिर हिला दिया। उसका ये भाई सबसे अलग था, इसलिए तो उसके खिलाफ प्लानिंग होने पर भी वो उदासीन रहता था, जैसे वो सब कुछ में अनइंटरेस्टेड हो, बिल्कुल उसकी तरह। नियति ने जब देखा जय अभी भी आपने जगह पर खड़ा है, उसने आपने भाई के हाथ को पकड़ा और एंट्रेंस गेट के अंदर चली गई। रचित भी उनके साथ साथ चला गया। जय होश में आकर नियति को देखा और पूछा, लिटिल सिस्टर वो लोग तुम्हें बॉस क्यों कह रहे थे? क्या तुम भी एसोसिएशन का मेंबर हो? जय इस वक्त किसी क्यूरियस छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। नियति ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी उसके भाई को कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा कि वो कौन है, तो वो ज्यादा बात क्यों करे। वहीं मिहिर और रेहाना को गार्ड लेकर बाहर फेंक चुके थे। मिहिर की स्ट्रगल करने की वजह से उसकी माथे पर और गाल पर चोट भी लगी थी। ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रेहाना धूप में खड़ी होकर अपना पैर पटक रही थी। अब वो अपने दोस्तों को क्या बताएगी और कैसे खुद को सुपीरियर दिखाएगी? उसके सारी फ्रेंड्स कितना मजाक उड़ाएंगे उसकी? ये सब सोचकर रेहाना को और भी गुस्सा आ रहा था। धूप में खड़ी होकर उसकी मेकअप की स्किन खराब हो रही थी। मिहिर भी गुस्से से नीचे से उठ गया। उसका महंगा ड्रेस धूल लगकर खराब हो चुका था। उसे उस लड़की पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था जो जय के साथ था, पर अफसोस वो ये नहीं जानता था कि जय के साथ जो लड़की थी वो आखिर थी कौन। उसने कुछ सोचा, फिर रेहाना से बोला, तुम रूही को फोन करके क्यों नींद पूछती कि आखिर वो लड़की थी कौन? वो लड़की बहुत पावरफुल लग रही थी। मिहिर की आंखों के सामने नियति की खूबसूरत आंखें और स्ट्रोंग अपीयरेंस घूम रहा था। वो श्योर था कि भले ही वो लड़की मास्क में थी, फिर भी वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी। उसकी फेयर स्किन, ब्लू आंखें ही सबको पागल बनाने के लिए काफी है।
और इतनी आउटस्टैंडिंग लड़की उस लूजर जय के साथ क्या कर रही है। चैप्टर 15 रूही की दिखावा, जय की हैरानी। उसने कुछ सोचा फिर रेहाना से बोला, तुम रूही को फोन करके क्यों नींद पूछती कि आखिर वो लड़की थी कौन। वो लड़की बहुत पावरफुल लग रही थी। मिहिर की आंखों के सामने नियति की खूबसूरत आंखें और स्ट्रोंग अपीयरेंस घूम रहा था। वो श्योर था कि भले ही वो लड़की मास्क में थी फिर भी वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी। उसकी फेयर स्किन ब्लू आंखें ही सबको पागल बनाने के लिए काफी है। और इतनी आउटस्टैंडिंग लड़की उस लूजर जय के साथ क्या कर रही है। अब आगे रेहाना ने जल्दी से रूही को कॉल किया। उसे भी जानना था कि आखिरकार जय के साथ खड़ी लड़की क्यों थी, क्योंकि उसे उस लड़की से नफरत हो रही थी, खास करके मिहिर की आंखों में जो उस लड़की के लिए लालच दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को सबके सामने एंट्रेंस से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया था, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा बेइज्जत महसूस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वहीं रूही लिविंग हॉल में सोफे पर बैठी थी। विपुल जी और अमृत को छोड़कर बाकी सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रूही की फोन रिंग हुआ। रेहाना की कॉल देखकर रूही ने जल्दी से फोन उठा लिया। रेहाना की बात सुनकर पहले तो रूही कंफ्यूज हो गई, फिर हैरान हो गई। क्या तुमने सच में वहां पर जय भाई को देखा? वो किसी लड़की के साथ थे। रूही की बात सुनकर सब रूही की तरफ देखने लगे। सरिता जी भी जय का नाम सुनकर उसे देखने लगी। जब रूही ने कॉल रख दिया तो सरिता जी ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, जय को क्या हुआ? वो थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी। रूही ने सबको देखा फिर बोली, मोम चाची, अभी मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था। वो कह रही थी उसने रेसिंग एसोसिएशन में भाई को देखा था आज, और उसके साथ एक लड़की थी। और जिस तरह से रेहाना ने बताया, मेरे हिसाब से जय भाई के साथ नियति भी थी। क्या वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, ना वो कुछ और करता है। उसे बस रेस और घूमना पसंद आता है। सरिता जी थोड़े गुस्से से बोली। उनकी बात सुनकर अर्जित भी बोला, आप सही कह रही है चाची, उसे किसी बारे में चिंता नहीं है। वैसे जहां तक मुझे पता है वहां टिकट लेने के लिए भी कनेक्शन चाहिए। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा। पर दोनों को कैसे टिकट मिल गया? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सुना था वहां टिकट पाना आसान नहीं है। नेहा भी सोचते हुए बोली। तभी रूही बोली, भाई मेरे दोस्त ने बताया कि उस लड़की को वहां सब बॉस कह रहे थे और उसे वीवीआईपी एंट्रेंस से एंट्री मिली। और उस लड़की ने और जय भाई ने सिक्योरिटी से कहकर रेहाना और आपके दोस्त मिहिर को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया है। क्या मिहिर को उन्होंने धक्का मारकर निकाल दिया? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? अर्जित गुस्से से आग बबूला हो रहा था। हाँ, और जय भाई तो नियति के साथ गए हैं। क्या आपको लगता है कि नियति वहां कोई गलत काम कर रही है? कहीं वो कुछ बुरे लोगों के साथ तो नहीं मिल गई है सिर्फ वहां जाने के लिए? रूही अपनी लिप्स बाइट करते हुए बोली, जैसे उसे नियति के लिए कितनी चिंता हो रही हो। उसकी बात सुनकर शिखा जी गुस्से से भर गई। वो लड़की क्या अब वो बस टिकट के लिए इतने आगे चली गई है? शिखा जी को इतने गुस्से में देखकर रूही उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, मोम आप परेशान मत होइए। गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। जब नियति आ जाएगी तो हम उसे समझाएंगे। तुम सही बोल रही हो मेरी समझदार बच्ची, वो आए तो हम उससे सवाल पूछेंगे। शिखा जी शांत होकर बोली। वहीं जय इस वक्त वीवीआईपी लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था और हैरान होकर सब कुछ देख रहा था। ये जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से सब उसे किसी वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे थे। स्टाफ और कुछ रेसर भी उसे मिलने आ रहे थे जैसे वो कोई स्टार हो। जय ये सब वीआईपी ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी लिटिल सिस्टर ही इस एसोसिएशन की हेड है, तो उसे हैरानी और खुशी एक साथ हो रही थी। तभी एक लड़का जो 23-24 साल का लग रहा था वीवीआईपी लॉन्च में भागकर आया और जय के सामने खड़ा हो गया और एक्साइटेड होकर बोला, हाय आई एम चिराग। वहीं जय आपने सामने खड़े लड़के को आंखें फाड़कर देख रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रेसिंग की दुनिया का लीजेंड चिराग खड़ा था, जिसे जय ज्यादातर टाइम फॉलो करता था और उसके साथ कभी ना कभी रेस करना चाहता था। चिराग जिसके लाखों फैंस थे, जिसका वो भी बड़ा फैन था, वो इस वक्त उसके सामने खड़ा उसे मुस्कुराते हुए ग्रीट कर रहा था। तो भला जय कैसे खुश नहीं होता। वो जल्दी से खड़ा होकर एक फैन की तरह बोला, हेलो चिराग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जय खुशी से उससे हाथ मिलाते हुए बोला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चिराग खुद उससे हाथ मिलाने के लिए आया है। चिराग इस वक्त आपने रेसिंग सूट में था। चिराग हंसते हुए बोला, तुम हमारे बॉस के भाई हो ना? वैसे भी हम सब आज पहली बार बॉस के किसी फैमिली मेंबर को देख रहे हैं, इसलिए हम सब थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है।
जय ने स्माइल किया। वो बहुत एक्साइटेड और खुश था कि कैसे ये सब उसकी लिटिल सिस्टर को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी एक स्टाफ ने लकर जय के सामने स्नैक्स रख दिया। पूरा टेबल पर स्नैक्स का ढेर लग चुका था। चिराग भी जय के पास बैठ गया। जय ने उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया था क्योंकि उसे खाने का कोई मूड नहीं था। जय इधर उधर नजर घुमाकर अपनी लिटिल सिस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चिराग गैस करते हुए बोला, क्या तुम बॉस को ढूंढ रहे हो? तो जय ने हाँ में सिर हिला दिया। तो चिराग हंसते हुए बोला, बॉस तो सुमन के साथ सभी मॉडिफाई कार को चेक कर रही है जो सब आज रेस में उतरने वाले हैं। क्या मेरी लिटिल सिस्टर को स्पोर्ट्स कार और रेसिंग की भी नॉलेज है? जय ने हैरानी से पूछा। तो चिराग हंसते हुए बोला, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बॉस को सिर्फ कार की नॉलेज ही नहीं बल्कि बॉस एक इंटरनेशनल रेसर भी है। 3 सालों से जब से बॉस ने इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लिया है तब से कोई उन्हें हरा नहीं पाया है आज तक। उसकी बात सुनकर जय को खांसी आ गई। उसके मुंह से लगभग स्नैक्स बाहर आने को तैयार थे। क्या मेरी बहन इंटरनेशनल रेसर है, वो चैंपियन जो 3 सालों से लगातार जीत रही है? क्या उस रेसर का नेम निया नहीं है? जय ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बॉस ही तो निया है और मेरे स्किल भी बॉस की वजह से ही सुधरी है। फिर भी अभी भी मैं बॉस की स्किल की 10% को भी मैच नहीं कर पा रही हूँ। चिराग हंसते हुए सिर हिलाकर बोला। जय को आज एक के बाद एक झटका मिल रहा था। पहले वीवीआईपी एंट्री, फिर ये पता चलना कि उसकी लिटिल सिस्टर ही एसोसिएशन की बॉस है, और अब ये कि उसकी लिटिल सिस्टर एक इंटरनेशनल चैंपियन रेसर भी है जिसे हर रेसर आरामाया करता है, जिसकी तरह हर कोई रेसिंग करना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा उसकी बहन कितनी आउटस्टैंडिंग है, कर घरवाले उसे किस तरह ट्रीट करते हैं। जब उन सबको नियति की सच्चाई पता चलेगी तब वो सब जरूर फूट फूट कर रोने वाले हैं। जय को उन सबकी रिएक्शन के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही थी। जब उसकी बहन की आइडेंटिटी जानने के बाद घरवालों की होगी, उसे अभी से उन सबकी फेस एक्सप्रेशन के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? चिराग ने जय से पूछा। तो जय ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। थोड़ी देर में वो लॉन्च से बाहर आ गए और नियति के पास चले गए। आपने सामने इतनी सारी मॉडिफाई स्पोर्ट्स कार को देखकर जय हैरान और एक्साइटेड था। जय को देखकर नियति उसके पास चली गई तो सुमन भी उसके पास चली गई। जय ने सुमन को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और गोल सुंदर चेहरा और उसका डिफाइन लुक सब कुछ परफेक्ट था। चिराग की आवाज से वो होश में आया। चिराग उसकी कान में हंसते हुए बोल रहा था, ये हमारी बॉस की दोस्त सुमन, ये भी रेसिंग की शौकीन है। जय ने अक्वार्डली सिर हिला दिया। उसकी लिटिल सिस्टर की दोस्त? ये लड़की कितनी खूबसूरत है पर उसकी बहन से कम। भाई, क्या आपको इनमें से कोई कार पसंद है? आपको जो कार पसंद हो आप उन सबको ले सकते हो, नियति ने जय को देखते हुए कहा। तो जय हैरान हो गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा, क्या इनमें से जो कार चाहे ले सकता हूं? उसके पास सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार था, वो भी दादी माँ से कहकर उसने लिया था। ये सभी कार करोड़ों में होगा और उसकी बहन जितनी चाहे ले जाने को बोल रही है। वहीं बाकी सभी स्टाफ और टीम की रेसर हैरान थे कि भगवान, उनकी बॉस आपने भाई को कितना प्यार करती है। काश वो भी आपने बॉस के भाई होते। हालांकि उनकी बॉस ने उन्हें स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया था, पर जितना चाहे उतना ले जाओ, ये तो सबसे अच्छा था। एक रेसर आगे आकर बोला, जय सर, बॉस आपसे कितना प्यार करते हैं। जय ने घमंड और सेटिस्फैक्शन में सिर हिला दिया। सच में उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है। वो घर जाकर अमृत, अर्जित और बाकी सबके सामने अभी ही शो ऑफ करना चाहता था कि उसकी बहन कितनी अच्छी है और उसने उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। वो अमृत और अर्जित के मुंह पर उनकी बेइज्जती करना चाहता था कि उन दोनों उसकी लिटिल सिस्टर को कितना मिसअंडरस्टैंड किया है। तभी चिराग आगे आकर बोला, बॉस आप कितने अच्छे हो, आपने भाई के लिए इतने कार और मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मैं भी आपने मॉडिफाई कार को छोड़कर यहां से कोई कार सेलेक्ट कर सकता हूं? चिराग की आंखें इस वक्त चमक रही थी। नियति ने चिराग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जय की तरफ देखकर बोली, हाँ, आपको जो भी कार पसंद हो आप उसे ले सकते हो। ये सुनकर जय खुश और एक्साइटेड हो गया। अब वो भी सबके सामने कहेगा कि उसकी बहन ने उसे कितना स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया है। तभी उनकी एक टीम का मेंबर आकर बोला, बॉस वो सब घटिया रेजिंग टीम के लोग आ गए हैं। उसकी बात सुन सबका मुंह बन गया। एक टीम मेंबर हंसते हुए बोला, आने दो, वो सभी कुत्ते हर 6 महीने में यहाँ आते हैं और हर कर जाते हैं, फिर भी अभी तक उन्हें कोई अकल तो नहीं आए। बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक टीम मेंबर बोला, इस बार उन्होंने किसी और टीम से एक रेसर को इनवाइट किया है, लगता है उसके दम पर ही ये लोग उछल रहे हैं। ठीक है, सभी रेसेस, अभी हम सबको ट्रैक पर चलना चाहिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे होती
है हमसे बार बार पंगा लेने की, सुमन डेविल स्माइल करते हुए बोली। सुमन की स्माइल देखकर जय उसमें खो गया। तभी नियति भी अपनी रेसिंग सूट पहनने चली गई, क्योंकि आज वो भी रेस में पार्टिसिपेट करने वाली थी। थोड़ी देर में सब तैयार हो गए। जब नियति रेसिंग सूट पहनकर हेलमेट लेकर बाहर आई तो सब उसे देखने लगे। ब्लैक रेसिंग सूट में वो कहर ढा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे धूप में वो कोई चमकती हुई मोती हो। जय जल्दी से उसके पास चला गया। सबकी नजर अपनी लिटिल सिस्टर पर देखकर उसे जलन हो रही थी। यहाँ ज्यादातर लड़के थे, वो अपनी बहन को इन सब की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हंसते हुए सबकी नजरों को ब्लॉक करके उसके सामने खड़ा हो गया। लिटिल सिस्टर, मुझे अपनी कार दिखाओ, मैंने तुम्हारी कार को कई बार लाइव देखा है। रेसिंग की गॉडेस, घटिया सौतेली बहन। ब्लैक रेसिंग सूट में वो कहर ढा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे धूप में वो कोई चमकती हुई मोती हो। जय जल्दी से उसके पास चला गया। सबकी नजर अपनी लिटिल सिस्टर पर देखकर उसे जलन हो रही थी। यहाँ ज्यादातर लड़के थे, वो अपनी बहन को इन सब की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हंसते हुए सबकी नजरों को ब्लॉक करके उसके सामने खड़ा हो गया। लिटिल सिस्टर, मुझे अपनी कार दिखाओ, मैंने तुम्हारी कार को कई बार लाइव देखा है। अब आगे नियति जय को आपने स्पोर्ट्स कार के पास ले गई, जो स्पेशली उसके लिए उसने खुद मॉडिफाई करवाया था। ब्लैक और रेड की स्पोर्ट्स कार सबके बीच चमक रहा था। उसे देखते ही जय एक्साइटेड हो गया। वाह, ये कितना कूल लग रहा है, इसमें बैठकर कैसा लगेगा। लिटिल सिस्टर, क्या जब रेस खत्म हो जाए तो मैं इसमें एक शेयर ले सकता हूँ? आप अभी बैठकर देख सकते हो। नियति की 3-4 कार थी, पर दिखने में वो एक जैसी थी मॉडिफाई के बाद। जब भी किसी कंपटीशन में उसका कार डैमेज ही जाता था तो वो दूसरा कार यूज कर लेती थी। जय जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट में बैठ गया। उसे अपनी बहन के साथ राइड एंजॉय करना था। नियति ने टेक ऑफ लिया और दोनों ट्रैक की तरफ चले गए। नियति ने अपना हेलमेट पहन लिया था। जय कार की स्पीड और अंदर से व्यू को एंजॉय कर रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने सोचा नहीं था कि कभी उसे रेसिंग की दुनिया की गॉडेस की कार में बैठने का मौका भी मिलेगा, और वो गॉडेस उसकी खुद की बहन होगी। थोड़ी देर बाद वो फिर से ट्रैक के पास आ गया। अब तक बाकी के रेसर अपनी अपनी कार लेकर ट्रैक के पास आ गए थे, क्योंकि सभी रेसर की प्रोसीड की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ईशानी के एसोसिएशन के सभी मेंबर वहां खड़े थे। जैसे ही जय कार से बाहर निकला, सबने उसे घेर लिया। अरे भाई बताओ, बोस के कार में बैठकर तुम्हें कैसा लगा? बोस तो कभी भी हमें अपनी कार में बैठने नहीं देती, सब जैसे सवाल पूछने लगे। तो जय घमंड से बोला, मेरी लिटिल सिस्टर की ड्राइविंग स्किल बेस्ट है, और आज तक मैंने कितनी भी कार देखा है, मेरी बहन की कार सबसे बेस्ट और सुपर कूल है। वहीं स्टैंड में बैठे सभी लोग निया के कर हूटिंग कर रहे थे। उनकी सबसे फेवरेट रेसर जो थी निया, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था, पर सभी एसोसिएशन में वो सबसे ज्यादा फेमस रेसर थी। तभी कुछ लड़के और लड़कियां जय को देखकर चिल्लाने लगी, अरे ये कौन है जो हमारी रेसिंग गॉडेस की राइड को एंजॉय कर रही है? जरूर वो हमारी गॉडेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब से हम उसकी फेस याद रखनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम हम उसके साथ सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। क्या पता उसके मदद से हम हमारी रेसिंग गॉडेस से मिल सके। वहीं सबको अपनी बहन की इतनी तारीफ करता देख जय को बहुत प्राउड फील हो रहा था। वो एक प्राउड बड़े भाई की तरह गर्व से सिर उठाकर खड़ा था, जिसे अपनी छोटी बहन की अचीवमेंट पर ना जाने कितना गर्व हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ खड़ी रेजिन टीम को नियति की फैंस की हूटिंग पसंद नहीं आ रही थी। उनकी टीम लगातार हार रही थी। वो दूसरे टीम की भी रेसर लाते थे, पर आज तक एक भी बार वो रॉयल एसोसिएशन को हरा नहीं पाए थे। यहाँ आज कई छोटी छोटी टीम की रेसर भी आए थे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और रॉयल एसोसिएशन के साथ अच्छा रिश्ता बना सके। रेजिन टीम की हेड ऋतुराज नियति के पास आ गया। उसकी होंठों पर एक स्माइल थी, जो कि पूरी तरह से झूठा था। बेस्ट ऑफ लक आज की रेस के लिए मिस निया। वैसे आज तक किसी ने भी आपका चेहरा नहीं देखा है, आप एक शर्त क्यों नहीं लगाती? अगर आज आपकी टीम हार गई तो आज आपको सबके सामने अपना चेहरा दिखाना चाहिए। उसकी बात सुनकर रेजिन टीम के सभी लोग हंसने लगे। वहीं जय जो नियति के पास खड़ा था, वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हारी औकात भी है क्या जो तुम मेरी बहन को देख सको? उसकी बात सुनकर ऋतुराज के साथ बाकी सभी टीम मेंबर भी जय को देखने लगे। ऋतुराज हंसते हुए बोला, ओह तो आज मिस निया आपने भाई को लेकर आए हैं। तभी नियति की टीम के सभी लोग उसके पास आकर खड़े हो गए। चिराग हंसते हुए बोला, बहुत ज्यादा मत उड़ो ऋतुराज, हर बार की तरह इस बार भी तुमने कचरा उठाकर लाया होगा।
इस कंपटीशन में खुद की टीम तो दम नहीं है, फिर भी मेरी बॉस से शर्त लगा रहा है। तुम ये शर्त क्यों नहीं लगाते कि अगर तुम्हारा टीम हार गया तो तुम मेरी बॉस के सामने नाक रगड़कर 100 बार ये बोलोगे कि रेजिंग टीम बेकार है। ये सुनकर ऋतुराज ने दांत पीस लिया। तभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया तो रेजिंग टीम के सभी लोग गुस्से से चले गए। तभी सबने रेजिंग टीम के साथ एक इंसान को देखा तो स्टैंड में सब चिल्लाने लगे, यार क्या ये सनी नहीं है? वो इंटरनेशनल रेसर, वो पहले इंडिया की तरफ से रेस में पार्टिसिपेट करता था, पर निया के आने के बाद इसे किसी ने नोटिस नहीं किया। क्या ये आज रेजिंग टीम की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है? कुछ लोगों ने सनी पर भी तुरंत पैसा लगा दिया, पर सबसे ज्यादा लोग निया पर पैसा लगा रहे थे। भाई आप वीवीआईपी स्टैंड में चले जाए, वहां सिर्फ हमारे स्टाफ और रेसिंग मेंबर्स है। जय ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर रचित के साथ वीवीआईपी स्टैंड में चला गया। सभी टीम की रेसर जाकर अपने कार में बैठ गए। रेफरी के गन शॉट के साथ ही सभी रेसर ने तेजी से रेस ट्रैक पर अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। स्टैंड में बैठे सभी लोग हूटिंग करने लगे। नियति ने बहुत तेज टेक ऑफ किया था। इस वक्त नियति सबसे आगे थी, उसके ठीक पीछे सनी और चिराग थे। दोनों की स्पीड और कार पर पकड़ लगभग सेम थी। लोग निया निया चिल्लाने लगे। जय खड़ा होकर चीयर कर रहा था अपनी बहन के लिए। थोड़ी देर बाद एक शार्प टर्न आने वाला था। नियति की कार सभी कार से एक बड़ी लीड बनाकर चल रही थी। सभी लोग निया की मैजिकल टर्न देखने को बेताब थे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि शार्प टर्न पर नियति की ड्रिफ्ट को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वहीं ऋतुराज का चेहरा काला पड़ गया था। सनी को लाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया था। आज वो चाहता था अगर सनी जीत ना पाए तो भी वो कुछ भी करके नियति की कार को टक्कर मार दे। इतनी तेजी से चल रही कार अगर टक्कर से ब्लास्ट ही जाए तो ड्राइवर जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसकी रेजिंग एसोसिएशन हमेशा के तरह नंबर 1 बना रहेगा। तभी शार्प टर्न आते ही नियति ने स्टीयरिंग व्हील को टर्न की डायरेक्शन में एक झटके मोड़ लिया। उसकी कार की टायर की आवाज पूरे स्टैंड में गूंजने लगी। सब नियति के लिए हूटिंग करने लगे। क्या ड्रिफ्ट था गॉडेस, तुम सबसे बेस्ट हो। नियति की कार अभी भी बहुत ज्यादा लीड बनाकर चल रही थी। उसके साथ किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था। सनी चाहकर भी नियति की कार के पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं तभी चिराग की कार सनी की बगल में चलने लगी। थोड़ी देर में वो सनी के आगे निकल गया। ये देखकर सब जोरों से हूटिंग करने लगे। सनी को गुस्सा आ रहा था। उसे भी निया पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से वो हर बार इंटरनेशनल रेसिंग में बेइज्जत होता था। आज वो निया को हराने की नहीं बल्कि मारने की प्लानिंग करके आया था। पर अफसोस वो निया की कार के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। नियति ने अभी भी इतनी ज्यादा लीड बना रखी थी। कुछ ही सेकंड में देखते देखते नियति की कार फिनिश लाइन को पार कर गई थी। उसके 2 मिनट बाद चिराग ने भी फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। धीरे धीरे बाकी रेसर भी आ गए। सनी 3rd पोजीशन में था, उसे गुस्सा आ रहा था। क्या ये चिराग भी उससे बेहतर है? नियति के कार के बाहर आते ही सब चिल्लाने लगे, निया यू आर द बेस्ट। तुम्हारी कार पर कंट्रोल स्किल सबसे ऊपर है, कोई तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमारी रेसिंग गॉडेस हो। जय खुशी से झूम रहा था। वो जल्दी से भागते हुए फिनिश लाइन की तरफ दौड़ा और जल्दी से उसने नियति को हक कर लिया। तुम बेस्ट हो लिटिल सिस्टर, सबसे बेस्ट हो, उसने प्यार और किसी ने नियति का सिर सहलाया। तभी रेफरी जो नीचे नियति पास खड़ा था वो हंसते हुए बोला, मिस निया तो आज आपको चीयर अप करने के लिए आपके भाई भी यहाँ है। उसने जय को देखा जो बहुत हैंडसम था। वहीं रेफरी के हाथ में छोटा सा माइक था, इसलिए स्टैंड में बैठे सबकी सुनाई दे गया कि वो लड़का मिस निया का भाई है। स्टैंड से सभी लड़कियां जय की नंबर मांगने के लिए चिल्लाने लगे। सब एक्साइटेड होकर जय को देख रहे थे। जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। तभी सुमन भी वहां आ गई। उसे देखकर जय का दिल धड़कने लगा। सब लॉन्च एरिया के चले गए। वहीं रेजिंग एसोसिएशन में सबका मुंह ऐसा हो गया था जैसे सब गुस्सा और शर्मिंदा हो। उन्हें देखते ही रॉयल टीम के सभी मेंबर उन पर टूट पड़े। सब और भी उनकी बेइज्जत करने लगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है मिस निया, हम नंबर 1 की पोजीशन फिर से हासिल करके रहेंगे। ऋतुराज गुस्से और बेइज्जत की घुट पी कर बोला। बस सपने देखते रहो तुम, सुमन हंसते हुए बोली। तभी नियति उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए बोली, तब तक तुम जिंदा रहोगे या नहीं ये सोचो, क्योंकि मुझे धमकी देने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जय के साथ चली गई। सुमन और रचित वहीं रह गए। जय ने अपने लिए 4 अच्छा कार चुना था जो वो ले जाना चाहता था। वो दोनों 1 घंटे बाद शेखावत मेंशन में पहुंच गए। जय बहुत ज्यादा खुश था। आज अपनी बहन की तरफ से करोड़ों की कार मिली थी, वो भी 4।
वो किसी बच्चों की तरह झूलते हुए जा रहा था। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ पाते उससे पहले एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। ये आवाज शिखा जी की थी। रुको तुम दोनों। नियति और जय अपनी जगह पर खड़े हो गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। शिखा जी उन दोनों को देख गुस्से से बोली, कहाँ गए थे तुम दोनों? उनकी सवाल सुनकर नियति की आंखें सिकुड़ गई। वो ठंडी आवाज में बोली, और ये सवाल पूछने वाली आप होती कौन है मिसेस शिखा शेखावत? उसकी ठंडी आवाज और जवाब सुनकर सब गुस्सा हो गए, पर नियति को कुछ कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, इसलिए सब चुप रहे। तभी रूही बोली, नियति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, फिर भी तुम ऐसा काम कर रही हो। तुम घटिया गुंडे लोगों के साथ मिल गई। क्या ये शेखावत फैमिली की इज्जत के लिए बुरी बात नहीं है? सब नियति को देख रहे थे। विपुल जी थोड़ी कंफ्यूज थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि नियति इतनी आगे जा सकती है। तभी नियति एलिवेटर से टिकते हुए स्टाइल से खड़ी होकर ठंडी स्माइल करते हुए बोली, और तुम्हें मेरी बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है घटिया सौतेली बहन रूही? तभी जय भी गुस्से से बोला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और मेरी लिटिल सिस्टर कौन सी घटिया गुंडों के साथ है? आपने ये झूठ तुम किसी और को सुनाना रूही। कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जो तुम्हारी बातें सुनेगा। आपनी बेइज्जती से रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप दोनों मुझे क्यों इतना नफरत करते हो? मेरी दोस्त ने आज आप दोनों को रेसिंग ऑर्गेनाइज की जगह पर देखा था। मुझे बस चिंता ही रही थी कि कहीं नियति किसी बुरे इंसान के साथ तो नहीं है, कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं चली गायक वो टिकट पाने के लिए। चैप्टर 17 बेइज्जती नियति प्रखर आमने सामने। आपने ये झूठ तुम किसी और को सुनाना रूही। कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जो तुम्हारी बातें सुनेगा। आपनी बेइज्जती से रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप दोनों मुझे क्यों इतना नफरत करते हो? मेरी दोस्त ने आज आप दोनों को रेसिंग ऑर्गेनाइज की जगह पर देखा था। मुझे बस चिंता ही रही थी कि कहीं नियति किसी बुरे इंसान के साथ तो नहीं है, कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं चली गई है वो टिकट पाने के लिए। अब आगे। उसकी बात सुनकर जय हंसने लगा। वहीं नियति की होंठों पर भी एक व्यंग्यात्मक स्माइल थी। जय हंसते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त कौन? वो घटिया मिहिर और उसकी लालची गर्लफ्रेंड रेहाना। आज धक्के मारकर वहां से बाहर निकालने के बाद क्या वो तुम्हें कंप्लेंट करने फोन किया था? लगता है काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी उनके साथ, जो उन दोनों ने तुम्हें फोन कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो जय? अगर उन दोनों ने रूही को बता दिया तो इसमें गलत क्या है? वो सब दोस्त ही तो है। तुम दोनों वीवीआईपी एंट्रेंस से गए थे, जहां का पास किसी के पास भी नहीं है। तो फिर नियति के पास कैसे आया? और वो सब तुम्हें बॉस भी बुला रहे थे। अगर मैं भी चाहूं तो भी बिना किसी कनेक्शन के मैं भी वहां की वीवीआईपी पास नहीं ले सकता, अमृत बोला। तो सब उसकी बातों से सहमत थे। शिखा जी बोली, इसका क्या मतलब? तुम अभी से क्या बॉयफ्रेंड बनाने लगी हो? नियति ने सबको देखा जैसे वो सब कोई जोकर हो। फिर अमृत को देखकर बोला, आप वीवीआईपी पास नहीं ले सकते क्योंकि ये आपकी औकात से बाहर है। ये सुनकर सब गुस्से से भर गए। अमृत भी गुस्से से नियति को देखने लगा। वहीं नीरज जी चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। सरिता जी ने जय को देखा और बोली, जय तुम भी नियति के साथ चले गए? तुम्हें तो नियति को गलत काम करने से रोकना चाहिए था। तभी जय ने सबको देखा। ये सब उसे किसी पागल और मूर्ख के झुंड से कम नहीं लगते थे। वो मुंह बनाकर बोला, मेरी लिटिल सिस्टर ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो मैं उससे रोकता? बल्कि उसने जो किया उससे तो मैं उसकी फैन गया हूं। मेरी लिटिल सिस्टर सबसे बेस्ट है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अरिजीत गुस्से से बोला, जय तुम उस लड़की को और भी बिगड़ रहे हो, इससे वो और भी बुरी काम करने लगेगी। नेहा और रूही भी बोल पड़ी, भाई सही केजी रहे हैं जय भाई, आपको नियति का साथ नहीं देना चाहिए। वहीं विपुल जी चुप थे, वो नियति की जवाब सुनना चाहते थे। पर नियति की एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उससे बोरियत हो रही है। क्या बकवास है, वो बस मन ही मन यही बोल सकती थी। जय हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लिटिल सिस्टर को कभी नहीं रोकूंगी। और तुम लोगों को जानना है ना कि क्यों मैं और लिटिल सिस्टर वीवीआईपी एंट्रेंस से अंदर गए थे? तो सुनो, ये इसलिए था क्योंकि मेरी लिटिल सिस्टर उस एसोसिएशन की हेड है, इसलिए सब उसे बॉस कहते हैं। तुम लोगों की बात ही घटिया है, और तुम रूही तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी तुम मेरी लिटिल सिस्टर के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही हो। जय की बात सुनकर सब हैरान थे। क्या उस इतनी बड़ी एसोसिएशन की हेड नियति है? ये कैसे हो सकता है? क्या एसोसिएशन की हेड दुनिया की टॉप रेसर निया नहीं है? तो नियति निया कैसे हो सकती है? नियति तो 18 साल की भी नहीं हुई है, तो 15 सालों की उम्र से वो रेसिंग वर्ल्ड में कैसे चली गई?
सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। तभी जय बोला, मैं आप सबको तो बताना भूल ही गया, मेरी लिटिल सिस्टर ही दुनिया की टॉप रेसिंग चैंपियन निया है, जिसने 3 सालों से इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी को आपने नाम कर रखा है। तो आपने खुद के एसोसिएशन में जाने के लिए उसे किसी की कनेक्शन की क्या जरूरत है, वो वहां जब चाहे जो चाहे कर सकती है। सब हैरानी से नियति को देख रहे थे, जो अभी भी एलिवेटर से टिककर अपनी कोल्ड आंखों से सबको देख रही थी। उसकी पोस्चर और डोमिनेटिंग ऑरा सबसे अलग था। रूही और नेहा नियति को जलन और नफरत से देख रही थी। वहीं बाकी सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो जय? नियति कैसे इतनी बड़ी शख्सियत रख सकती है? वो इतनी बड़ी रेसर कैसे हो सकती है? शिखा जी लगभग ना में सिर हिलाकर बोली। उन्हें जय की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अमृत, अर्जित और रूही नेहा भी उनकी बातों में हामी भर रहे थे। तभी नियति हंसते हुए बोली, क्यों नहीं मिसेस शिखा शेखावत, आपको क्या लगता है मैं आपकी घटिया सौतेली बेटी की तरह हूं, जिसके अंदर झूठ बोलने की, नाटक करने की और रोने के सिवा कोई टैलेंट नहीं है? और मिस रूही शेखावत, आपको मेरे बारे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। वैसे भी आप बस यहाँ पढ़ी पढ़ी खा रही है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट तो आपको उसे दिखाना चाहिए। ऐसे दूसरों की बातें सुनकर जासूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हारी औकात कहाँ तक है पता है? तुम बस आपने बाप इनकी वजह से, उसने विपुल जी की तरफ पॉइंट किया, और शेखावत फैमिली के नाम पर उड़ सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। सच में मिस्टर विपुल शेखावत, आपकी पहली वाइफ ने एक कचरा और मनहूस बेटी को जन्म दिया है। अफसोस, अगर आपकी पहली बीवी जिंदा होती तो उसे भी आपकी प्यारी बेटी, सॉरी इस कचरा बेटी रूही को देखकर डिसअपॉइंटमेंट फील होता। विपुल जी ने नियति को देखा जो गुस्से से तमतमाई हुई थी। वो निराश भाव से बोले, क्या तुम हर बात पर रीना को बीच में लाना बंद करोगी? नहीं, जब तक आपकी ये कचरा बेटी और आपके ये दोनों घटिया बेटे मेरे रास्ते में आते रहेंगे, मैं कभी आपकी मरी हुई पहली बीवी को बीच में लाना बंद नहीं करूंगी। आपके इन घटिया बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत सोचने की? अभी तक मैंने सिर्फ आपकी और इस घटिया औरत की कब्र बनाया है, पर अगली बार मैं आपकी पहली प्यारी बीबी की तीनों बच्चों की कब्र आप दोनों की कब्र के पास बना दूंगी। उसकी बात सुनकर रूही, अमृत, अर्जित हैरान हो गए। उन्हें नियति पर गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। पहले उन्हें तो लगा था नियति ने गुस्से में कब्र वाली बात कहा होगा। वहीं विपुल जी, शिखा जी, नीरज जी और सरिता जी भी हैरान थे। नियति की आंखों में इतनी नफरत थी कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। तो क्या नियति पहले गुस्से में नहीं बोल रही थी? क्या सच में उसने विपुल जी और शिखा जी के लिए उनकी मरने से पहले कब्र बनाया है? ये सोचकर सब नियति को देखने लगे। विपुल जी और शिखा जी की आंखों से आंसू बह गए। तभी बाहर से बटलर दौड़कर आया और बोला, सर बाहर कुछ लोग आए हैं, वो सुपरकोस डिलीवर करने के हैं बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। किसने स्पोर्ट्स कार मंगवाया है यहाँ? भाई, क्या आपने प्रिंसेस के लिए कोई कार मंगाया है? अर्जित ने अमृत से पूछा तो अमृत ने नामे सिर हिला दिया। तभी जय चिल्लाया, क्या मेरा कार इतनी जल्दी आ गया है? इतना कहकर वो नियति की हाथ पकड़कर बाहर भागा। वहीं सब जय की बात सुनकर समझ गए कि कार जय के लिए है। पर जय के लिए किसने कार ऑर्डर किया था? सब बाहर चले गए। सबको देखना था कि ये कैसा कार है जिसे जय के लिए मंगवाया गया है। तभी गेट ओपन हुआ तो 4 मॉडिफाई स्पोर्ट्स कार अंदर आए। चारों कार बहुत ज्यादा एडवांस था और करोड़ों में थे। सब हैरान हो गए। चारों ड्राइवर ने कार अंदर पार्क किया, फिर बाहर चले गए जहां उनके लिए कार था। जय खुशी से आपने नए कार्स को देखने लगा। वो जल्दी एक कार में बैठ गया और उसे ड्राइव करके गैराज में ले गया। वहीं सभी घरवाले आपने सामने 4 कार को देख रहे थे, जिसकी कीमत कई करोड़ों में होगी। क्योंकि कोई भी कार रेस के लिए परफेक्ट होता है और मॉडिफाई होता है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। फिर वो चारों कार को एक एक करके रख दिया। फिर नियति के पास आकर उसे हैक कर लिया। थैंक यू लिटिल सिस्टर, मुझे मेरे सभी फेवरेट स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने के लिए। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। नियति ने जय की पीठ को एक बड़ी बहन की तरह थपथपाया। वहीं सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। क्या नियति ने एक साथ 4 सुपर कार्स जय को गिफ्ट कर दिया? जय ने घमंड से सबको देखा, फिर बोला, चलो लिटिल सिस्टर, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। जय और नियति दोनों वहां से चले गए, पर बाकी सब अभी भी वहीं पर सदमे में खड़े होकर उनकी जाती हुई पीठ की तरफ देख रहे थे। क्या नियति के पास इतना पैसा है भाई कि उसने जय भाई को करोड़ों की प्राइस की 4 कार गिफ्ट कर दिया? मैंने सुना है मॉडिफाई कार की कीमत कम से कम 5 करोड़ होता हुए। तो क्या नियति ने इतनी करोड़ों की गिफ्ट जय भाई को दे दिया?
तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है रूही, नियति रॉयल रेसिंग एसोसिएशन की मेंबर है। उसके पास वो कितनी चाहे मॉडिफाई कार रख सकती है और दे सकती है, विपुल जी उसे समझाते हुए बोले। पर रूह को लगा उसके डैड नियति की साइड ले रहे हैं, इसलिए वो उदास हो गई। तभी अमृत भी गहरी सांस लेकर बोला, हाँ रेसिंग में बेटिंग गेम भी होता है, नियति वहां की बॉस है तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो बिना सोचे समझे जय को कितनी भी कार दे सकती है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था जय और नियति को इतनी क्लोज देखकर, पर गलती उसकी थी, उसने अपने भाव को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसके पास भी तो उसकी प्रिंसेस और नेहा है, फिर भी उसका दिल क्यों कर रहा था अभी वो नियति को भी गले लगा ले और उसकी सिर को सहलाए। सब अंदर चले गए, सब शर्मिंदा हो गए थे। रूही और नेहा भी अपने अपने रूम में चली गई। अगले दिन सुबह का वक्त, दादी माँ रात को हॉस्पिटल में ही रुक गई थी, इसलिए नियति को सबके साथ खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा मेंशन से बाहर चली गई। उसे जितना याद था आज ही नियति कियान से मिली थी, पर तब नियति हॉस्टल से सुबह सुबह अपने दादाजी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। उसे देखना था सब कुछ पहले जिंदगी जैसा है या जैसे उसकी आत्मा बदली है, घर आने का टाइम बदला है, कियान से मिलने का वक्त भी बदल जाएगा। सुबह के 7 बन रहे थे, वो अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से थोड़ी दूर वो रुक गई। ये वही जगह है और सेम टाइमिंग है। तभी उसने देखा एक लगभग 3 साल का छोटा सा क्यूट बच्चा हॉस्पिटल की तरफ से रोड में भाग रही है। ये देखकर नियति की दिल में पता नहीं क्यों अजीब सा हलचल होने लगा। ये वही बच्चा है जो नियति और प्रखर की शादी की पहली कड़ी बना था। उस बच्चे के पीछे से कार तेज स्पीड से आ रहा था। वो बच्चा कुछ भी बिना देखे भाग रहा था। नियति के दिल में उथल पुथल चल रहा था, क्या वो इस बच्चे को बचाए या नहीं। फिर भी वो कार से बाहर निकल गई। वो एक छोटे बच्चे को मरने तो नहीं दे सकती थी, उसे बचाकर वो वापस आ जाएगी। ये सोचकर वो रोड की तरफ भागी। पीछे आ रही दोनों कार तेज स्पीड में थे। वो कार साइड टर्न करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद कुछ प्रॉब्लम थी कि वो ड्राइवर बच्चे को साइड हटने को कह रहा था। पर वो बच्चा पूरी तरह से डर गया था, इसलिए वो डे से जम गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर दिया था और रोने लगा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो हवा में है। नियति ने उसे वक्त रहते बचा लिया था। तभी कोई और भी नियति और कियान दोनों को आपने बाहों में भर के साइड कर दिया। नियति हैरान थी, ये क्या हो रहा है। अगर उसे पता होता कोई और भी कियान को बचाने आ रहा है तो वो आराम से गाड़ी में बैठी रहती। तभी नियति और उस इंसान की आंखें मिली। नियति की ब्लू आंखें सामने खड़े इंसान की गहरी ब्राउन आंखों से टकरा रही थी। दोनों रोड साइड में खड़े थे। नियति की बाहों में कियान था और उस इंसान की बाहों में नियति। RUO बनी। उस इंसान दीप आवाज नियति के कानों में पड़ी तो वो होश में आए और उसने सामने खड़े इंसान को देखा। नियति चौंक गई, क्या ये वो मेल लीड प्रखर रायजादा नहीं है। वहीं सामने नियति को बाहों में लेकर खड़ा प्रखर उसे गहरी जुनून भरी नजरों से देख रहा था। चैप्टर 18। क्या ये तुम्हारा बेटा है। दादाजी शेखावत मेंशन में। दोनों रोड साइड में खड़े थे। नियति की बाहों में कियान था और उस इंसान की बाहों में नियति। RUO बनी। उस इंसान दीप आवाज नियति के कानों में पड़ी तो वो होश में आए और उसने सामने खड़े इंसान को देखा। नियति चौंक गई, क्या ये वो मेल लीड प्रखर रायजादा नहीं है। वहीं सामने नियति को बाहों में लेकर खड़ा प्रखर उसे गहरी जुनून भरी नजरों से देख रहा था। अब आगे। नियति हैरान परेशान खड़ी थी, ये हो क्या रहा है। ओरिजिनली ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आज तो प्रखर नियति के सामने नहीं आया था, तो फिर ये स्टोरी में ट्विस्ट कहां से आ गया। ये चेंज कैसे हो गया। ये इंसान उसके सामने कैसे आ गया। प्रखर की शार्प फेशियल फीचर, गहरी ब्राउन आंखें, उसकी हद से ज्यादा हैंडसम चेहरा लाखों लड़कियों को पागल कर सकती थी। उसका मस्कुलर बॉडी जो नियति को फील हो रहा था, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर लाखों लड़कियां प्रखर की प्यार में जान दे तो। नियति ने भी आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। जबकि वो रेसिंग और अलग अलग बैकग्राउंड के लाखों लड़कों को देखा है, पर उसने कभी प्रखर जैसा किसी को नहीं देखा था। नियति का दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नियति आपने होश में आए। उसका दिल ये इतनी स्पीड से क्यों धड़क रहा है। क्या ये दिल नियति की है, इसलिए प्रखर को देखकर वो इतनी तेजी से धड़क रहा है। नियति ने खुद को संभाला और प्रखर को देखकर गुस्से से बोली, क्या ये आपका बेटा है। प्रखर ने गहरी नजरों से नियति को ध्यान से देखा। उसकी बनी इतनी बदली हुई क्यों लग रही है। नियति की खूबसूरती किसी का भी दिल पिघला सकती थी। प्रखर उसकी खूबसूरती में खोए हुए उसे देख रहा था। ये सिर्फ उसकी है। उसका जुनून, प्यार, पागलपन, सब कुछ सिर्फ इसी एक लड़की के लिए था।
पर इस बार नियति थोड़ी बदली बदली लग रही थी, सिंपल नियति से अलग। इस बार क्या बदल गया है, वो नियति की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देख सकता था। वहीं कियान जो उन दोनों के बीच में था, वो प्रखर को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उछल पड़ा। डैड, खूबसूरत मम्मी ने कियान को बचा लिया, वरना वो कार कियान के ऊपर से चला जाता। कियान ऐसे बोल रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो डर से रो नहीं रहा था। प्रखर ने कियान को गोद में ले लिया तो कियान नियति को अपनी चमकती आंखों से देखने लगा। नियति को कियान की बातें प्यारी तो लग रही थी, पर वो फिर से नियति जैसी गलती तो नहीं दोहराने वाली थी। डैड, मम्मी बहुत अच्छी है, क्या यही मेरी मम्मी है? कियान ने प्रखर के गाल पर हाथ रख के पूछा। तो प्रखर कुछ बोलता उससे पहले नियति बोली, नहीं, मैं आपकी मम्मी नहीं हूं। नियति की बात सुनकर कियान की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रखर को देखकर बोली, डैड, आपने तो कल कहा था कि आज मुझे मेरी मम्मी मिलने वाली है। तो मम्मी कियान को पहचान क्यों नहीं रही है? क्या ये प्यारी आंटी कियान की मम्मी नहीं है? कियान 3 साल का छोटा बच्चा था, उसे जो बोला जाए उसे सच लगता था। उसकी काली आंखों से मोती की तरह आंसू बह रहे थे। नियति को पता नहीं क्यों आज पहली बार बाहर बुरा लग रहा था। कियान की आंखों की आंसू उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। उसने कितनी लोगों को मारा था, तब भी उसे बुरा नहीं लगता था जितना उसे इस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखकर लग रहा था। नियति ने कियान को गौर से देखा। वो बच्चा बहुत ज्यादा प्यार था, पर वो प्रखर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ना चेहरा ना आंखें, कुछ भी प्रखर जैसा नहीं था। शायद ये बच्चा अपनी मां पर गया होगा। वहीं प्रखर भी अपनी बनी को ध्यान से देख रहा था। उसकी सॉफ्ट हार्टेड बनी कियान को रोते देख भी रिएक्ट नहीं कर रही है। प्रखर ने सच में कियान को कहा था कि आज उसे उसकी मम्मी मिलने वाली है। नियति ने कियान से अपनी नजरें हटा लिया और बोली, आप अपने बेटे का ध्यान रखिए। इतना कहकर वो हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए मुड़ गई तो प्रखर ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। रुको, नियति पीछे मुड़ी। वो प्रखर की टाइट ग्रिप को देख हैरान थी। आज तक कोई ट्रेन्ड गार्ड और गैंग्स मेंबर भी उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पाते थे, पर प्रखर की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा लग रही थी। प्रखर की छुअन से उसकी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। प्रखर दे से उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार किसी के नजर के सामने उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। प्रखर ने एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। ये महसूस करके नियति की आंखें बड़ी हो गई। उसे ये फीलिंग पहली बार महसूस हो रही थी। मेरे साथ चलो बनी, प्रखर की गहरी आवाज नियति के कान में पड़ी। प्रखर उसे लेकर आगे बढ़ गया। वहीं कियान असमंजस से उन दोनों को देख रहा था। फिर खुद होकर बोला, ये मतलब आप सच में मेरी ब्यूटीफुल मम्मी है? पर आपने थोड़ी देर पहले ये क्यों कहा कि आप कियान की मम्मी नहीं हो? कियान क्यूट तरीके से मुंह बनाकर पूछा तो नियति दंग रह गई। ये आदमी अजीब जबरदस्ती कर रहा है और वो भी उसके साथ चल रही है। मिस्टर, लगता है आपको तमीज नहीं है, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती कैसे छू सकते हैं? नियति ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्योंकि वो इस आदमी को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और अभी तक उसे पूरा सच भी पता नहीं चला था। ऊपर से प्रखर के करीब होते ही उसकी दिल में दे से धड़कन किसी तूफान की स्पीड से चल रही थी। तुमने मेरी जबरदस्ती देखी कहाँ है बनी? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं या तुम्हें उठाकर ले जाऊं? हाँ, अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, प्रखर ने नियति की कमर को और टाइटली होल्ड करके कहा। नियति हैरान थी, ये इंसान, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धमकाने की? आज तक किसी ने उसे ऐसे नहीं धमकाया था। उसने गुस्से से प्रखर की हाथ को झटक दिया और वहां से आगे चली गई। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर प्रखर रायजादा। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। उसकी दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। पर उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कर दिया। उसने प्रखर का नाम ले लिया था। नियति ने खुद को शांत किया। उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले कुछ इमोशन दिखा रही थी फिर से कोल्ड हो गई। क्या हो रहा है मुझे? क्या ये सारे नियति की है इसलिए प्रखर को देखकर मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ? और उसके आसपास की ऑरा कुछ अजीब था, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक सकता है। वहीं उसके जाने के बाद प्रखर अपने हाथ को देख रहा था। उसकी बनी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कब से आ गई? मेरी बनी को मेरा नाम भी अच्छे से पता है। क्या मेरी बनी भी बदल गई है? क्या उसका भी? इतना सोचकर वो रुक गया। फिर उसकी होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को देखा, फिर नियति की खुशबू को इनहेल किया। तभी कियान उदास ही कर बोला, डैड, मम्मी चली गई, आप उसे कब हमारे पास लाएंगे? इस वक्त उस बच्चे की आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। ईशानी के सामने कियान जो मासूम लग रहा था, इस वक्त वो किसी शैतान की तरह लग रहा था।
प्रखर की होंठों पर तीखी मुस्कान आ गई। तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी हमारे पास होगी। इतना कहकर वो कियान को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया, क्योंकि कियान का आज चेकअप डे था। वहीं नियति अपने दादाजी की वार्ड में पहुंच गई थी। दादी माँ वार्ड में थी। दादाजी अब ठीक से चल फिर पा रहे थे। विश्वनाथ जी नियति को देखते ही खुश हो गए। बच्चा, मैं कब घर जा सकता हूँ? विश्वनाथ जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। तो नियति एक पोलाइट स्माइल करते हुए बोली, आपको आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा दादाजी, मैं सोच रही हूँ आज ही आपको घर ले जाऊं। उसकी बात सुनकर विश्वनाथ जी खुश हो गए। वो क्लियरली बहुत एक्साइटेड थे। सच में बच्चा, इसका मतलब मुझे अब इस हॉस्पिटल की कमरे में और रहना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ इतने दिनों से रह रहकर बोर हो चुका हूँ। मैं घर जाकर रहूंगा तो मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ और वक्त बिता पाऊंगा। तुम तो हॉस्पिटल में आती ही नहीं हो मुझसे मिलने, अब घर पर मैं हर दिन तुम्हें देख तो पाऊंगा। उनकी मक्खन जैसी बातों को नियति अच्छे से समझ रही थी। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स हमारी बच्ची बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपको पता नहीं इतने सालों से, जब से आप कोमा में है तक से हमारी बच्ची ने क्या क्या झेला है। मुझे तो शर्म आती है कि हमारे ऐसे दो बेटे कैसे हो गए। दादाजी सिर हिलाकर बोले, ये उनके लिए ही बुरी बात है। उन लोगों ने हमारी प्रीशियस बच्ची को खुद से दूर कर दिया। आपने कचरे जैसे बच्चों को खजाना की तरह संभाल रहे हैं। नियति दोनों की बात सुन रही थी। उसे अच्छा एलिस रहा था कि नियति से सच्चा प्यार करने वाला कोई तो है इस दुनिया में। पिछली जिंदगी में दादाजी आज से ठीक 3 हफ्ते के बाद मर गए थे, क्योंकि उनकी सर्जरी नहीं हो पाई। पर नियति ने 6 महीने पहले ही दादाजी की सर्जरी कर दिया था। ये एक ट्रिकी सर्जरी था जिसे कोई भी डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता था। पर नियति ने आराम से सर्जरी कर दिया था। वो असम में तो दिशा थी ना, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट और डॉक्टर। आज तक वो कभी अपनी रिसर्च और सर्जरी में फेल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में तीनों हॉस्पिटल से प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। नियति ने मास्क पहन लिया। जो भी नियति को देख रहा था, डॉक्टर हो या नर्स, सब उसे सिर झुकाकर ग्रिट कर रहे थे। यही जानने के लिए काफी था कि नियति यहाँ कितनी ज्यादा पावर होल्ड करती है। दादाजी ने नियति की एक हाथ को पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से दादी माँ ने उसकी दूसरे हाथ को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में वो एलिवेटर से नीचे पहुंच गए। नियति ने आपने एक गार्ड को कार को नीचे की प्राइवेट लिफ्ट की तरफ लाने के लिए बोला था, जहां सिर्फ प्राइवेट पार्किंग एरिया था। तीनों बैठ गए तो कार वहां से निकल गया। पर नियति को किसी की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। प्रखर हॉस्पिटल की एक रूम में ग्लास विंडो के पास खड़े होकर नियति की जाती हुई कार को देख रहा था। वहीं आधे घंटे बाद नियति की कार आकर शेखावत मेंशन के सामने रुकी। नियति दादाजी और दादी माँ के साथ बाहर आई। जय बाहर इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब वो नीचे आया तो उसे नियति नहीं मिली। इसलिए वो परेशान हो गया था और नियति को फोन किया तो पता चला कि वो दादाजी और दादी माँ को लेकर थोड़ी देर में घर आ जाएगी। तो जय हैरान हो गया। वो 4 दिन पहले ही घर आया था एक ट्रिप से। उससे पहले वो 7 महीने पहले ही अपने दादाजी से मिला था हॉस्पिटल में, तब तो उसके दादाजी कोमा में थे। तो वो कोमा से बाहर कब आए उसे समझ नहीं आ रहा था। नियति और दादी माँ के साथ दादाजी को बिल्कुल सही देखकर वो खुश होकर उनकी तरफ भागा। दादाजी आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जय खुशी से दादाजी को गले लगाकर बोला तो दादाजी ने जय को ध्यान से देखा और वो पहचान गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम्हारी बहन थी ना, वो मुझे मौत के मुंह से बाहर ले आई, दादाजी हंसते हुए बोले। तो जय और नियति दादाजी और दादी माँ के साथ अंदर चले गए। अंदर सब हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। सब खुश लग रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही दादाजी के साथ सब हॉल में दाखिल हुए, सबने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उनकी नज़र दादाजी पर पड़ा, वो सब हैरान हो गए और अपने जगह से खड़े हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दादाजी और दादी माँ के घर वालों को बातें सुनाना। बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम्हारी बहन थी ना, वो मुझे मौत के मुंह से बाहर ले आई, दादाजी हंसते हुए बोले। तो जय और नियति दादाजी और दादी माँ के साथ अंदर चले गए। अंदर सब हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। सब खुश लग रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही दादाजी के साथ सब हॉल में दाखिल हुए, सबने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उनकी नज़र दादाजी पर पड़ा, वो सब हैरान हो गए और अपने जगह से खड़े हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब आगे दादाजी को देखकर सब सदमे थे। क्या दादाजी कोमा में नहीं थे? तो वो होश में कब आए? और उन्हें इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? तब तक दादाजी, दादी माँ, जय और नियति अंदर आ गए थे। क्या हुआ? क्या तुम सब मुझे देखकर खुश नहीं हो? या तुम लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इसलिए तुम सब इतने सदमे में हो?
दादाजी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। आज भी उनका रौब और तेज पहले जैसा ही था। उनकी आवाज से सब होश में आए। विपुल जी और नीरज जी खुशी से बोले, पापा आप ठीक हो गए हैं। सीखा जी और सरिता जी भी उनके पास आ गए। पापा आप सच में ठीक है, ये सबसे खुशी की बात है हम सब के लिए। हाँ भला आप ऐसे बात कैसे कह सकते हैं कि हम आपको मौत चाहते हैं। हम कभी भी जिंदगी में ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। नीरज जी और विपुल जी ने अपने आंखों में आंसू लिए लगा तो विश्वनाथ जी व्यंग से मुस्कुराए। अच्छा मुझे देखकर तुम सबको इतनी खुशी हो रही है, ये तो अच्छी बात है। तभी अर्जित, अमृत, रूही और नेहा भी उनसे मिलने आगे आए। दादाजी आप सोच भी नहीं सकते, आपको ठीक देखकर और फिर से घर पर देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। जैसे ही वो दादाजी के पास आ रहे थे, दादाजी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। रुक जाओ, तुम सब, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर चारों अपनी जगह पर जम गए। दादाजी थोड़े गुस्से से फिर उन सबको देखकर मजाक भरी आवाज में बोले, हूँ तुम लोगों को लगता है सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। मैं 6 महीने से कोमा से बाहर हूँ। मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत करके दुनिया की सबसे बड़े डॉक्टर को मेरी सर्जरी के लिए बुलाया, वरना शायद मैं अब तक मर चुका होता। तो ये नाटक तुम सब अपने पास ही रखो। उनकी बात सुनकर चारों बच्चों का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं विपुल जी, नीरज जी, सीखा जी और सरिता जी भी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। क्या नियति ने किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया था विश्वनाथ जी के सर्जरी के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर को कैसे बुला सकती है? दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर दिशा किसी अदृश्य इंसान की तरह है। वो कब कहाँ आती है, कब कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं। दुनिया में लोगों के बीच उसे लेकर एक अफवाह है कि दिशा को आप हर दिशा में ढूंढो फिर भी अपनी दिशा भूल जाओगे, पर उसे ढूंढ नहीं पाओगे। अनगिनत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है, पर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ से है, कैसे दिखती है, उसकी असली नाम क्या है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर तो डॉक्टर दिशा है, तो नियति उन्हें कैसे बुला सकती है? सीखा जी की बात पर बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी दादी माँ सामने आकर हंसते हुए बोली, तुम बेवकूफ सीखा, तुम सच में मूर्ख हो। मेरी प्रिंसेस बिल्कुल सच कहती है। मेरी प्रिंसेस ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी रेसर है, बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी है, और तुम लोग उसकी आइडेंटिटी भी जानने की काबिल नहीं हो। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीखा, तुम एक माँ कहलाने की लायक नहीं हो। तभी दादाजी बोले, मेरी प्यारी वाइफ शांत हो जाओ, इन्हें कहने का कुछ भी फायदा नहीं है। उन्हें खुद की बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बस दूसरे बच्चों की माँ बनी रहती है। सबको दादी माँ और दादाजी की बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। हाँ नियति ही तो निया है, ये बात वो कैसे भूल गए? उसके पास इन्फ्लुएंशियल लोगों का होना तो आम बात होगा। वहीं सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सास और ससुर दोनों उनके साथ ऐसे बात करेंगे। सब हैरान थे। नियति दुनिया की टॉप रेसर है, फिर एक डॉक्टर होना इतनी कम उम्र में कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो नामुमकिन बात है। इतनी छोटी सी लड़की डॉक्टर कैसे हो सकती है? रेसर बनने के लिए भी सालों का प्रैक्टिस चाहिए, और डॉक्टर बनने के लिए भी सालों की प्रैक्टिस चाहिए। किसी को भी इनमें ने एक भी स्किल में टॉप में पहुंचने के लिए सालों की मेहनत लग जाएगी। तो नियति ने कैसे दोनों स्किल को अक्वायर कर लिया? क्या ये संभव है? क्या नियति बचपन से ये सब सीख रही है जो उसके पास इतनी अच्छी स्किल है? नियति और जय खड़े होकर ये सब देख रहे थे। इस वक्त उनका कुछ भी बोलने का इरादा नहीं था। उनका बस इस वक्त दादाजी और दादी माँ कैसे इन लोगों की बोलती बंद कर रहे हैं, इसे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखने का मन था। रूही मासूमियती से उन्हें देखकर बोली, दादाजी, दादी माँ, आप दोनों ये क्या कह रहे हो? नियति कितनी छोटी है तो वो डॉक्टर कैसे हो सकती है? ऑलरेडी वो एक रेसर है। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने उसे गुस्से से देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरी प्रिंसेस तुम्हारी तरह नकारा बददिमाग है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बच्ची नियति ऐसा नहीं कर सकती है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब तुम यहाँ बैठकर ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी, मजे से खा पी और घूम रही थी, तब से मेरी बच्ची ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। दादी माँ ने उसे घूरा तो रूही को कदम पीछे हट गई और रोते हुए बोली, दादी माँ, आप मुझसे हमेशा से नफरत क्यों करती हो? मैंने तो अभी बस सवाल ही पूछा था, मेरी कोई और मतलब नहीं था। उसे रोते हुए देखकर अमृत और अर्जित ने उसे गले लगा लिया। विपुल जी हताश आवाज में बोले, माँ, आप रूही से क्यों इतनी गुस्सा हो? वो अभी बच्ची है, उसने बस क्यूरियोसिटी में नियति के बारे में पूछ लिया। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो।
फिर बोली, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस लड़की की रोने की नाटक से है, जो ये हमेशा कार्य रहती है। सिर्फ इसकी वजह से ही मेरी बच्ची को कितना कुछ झेलना पड़ा, पता नहीं ये इतनी चालबाजी कहाँ से सीखती है। बचपन से ही मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी, इसकी माँ रीना वो भी इतनी चालबाज नहीं थी जितनी ये लड़की है। उनके स्वर में घिन साफ साफ था, उन्हें रीना ज्यादा पसंद नहीं थी। पर विपुल की पसंद की वजह से उस वक्त वो कुछ नहीं बोले थे। पर रूही रीना से भी बहुत ज्यादा चालबाज थी। रीना ने एटलीस्ट किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाया था, पर ये लड़की बार बार उनकी प्रिंसेस को परेशान करके घर से ही निकाल दिया। माँ, इसमें रूही की कोई गलती नहीं थी। ये हम सब ने डिसाइड किया था कि नियति हॉस्टल में रहेगी ताकि वो रूही को कभी चोट न पहुंचा सके, सीखाजी सिर झुकाते हुए कहा। तो दादी माँ और गुस्सा हो गई, तुम मेरे सामने तो कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। मेरी बच्ची मेरे गोद में बड़ी हुई थी, मुझे पता है कि उस वक्त वो कितनी मासूम थी। और ये घटिया लड़की कितनी चालक थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ हूं जो इस लड़की की चालबाजियां पहचान नहीं पाऊंगी? ये रोने धोने का नाटक तुम किसी और के सामने करना। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही नाटक करती थी, जिससे मुझे सांसें ज्यादा इरिटेशन थी। दादी माँ रूही को देखकर गुस्से से बोली। वहीं अमृत और अर्जित ने पीछे ले लिया रूही को। उन दोनों की भी दादाजी और दादी माँ की गुस्से के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नियति ने मन ही मन सोचा, दादाजी और दादी माँ बहुत स्ट्रोंग है, सब उनसे इतना डरते भी है। पर अफसोस पिछली जिंदगी में दादाजी कभी कोमा से उठे ही नहीं थे, और उनकी डेथ ने दादी माँ को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसलिए दोनों नियति के लिए कुछ नहीं कर सके, पर अगर दोनों जिंदा होते तो जरूर नियति को सपोर्ट करते। रीना की बात सुनकर विपुल जी ने अपनी माँ को देखा। उन्हें भी पता था कि रीना थोड़ा ज्यादा ड्रामा करके इरिटेट तो करती थी माँ पापा को, पर विपुल जी और रीना कॉलेज टाइम से प्यार करते थे। इसलिए विपुल जी को पता था रीना दिल की बहुत साफ थी। उसकी माँ रूही से इतनी नफरत कैसे कर सकती है, रूही तो कितनी मासूम है। तभी दादाजी बोले, बस करो, अब मुझे बहस नहीं चाहिए। पर मुझे पता चला था कि विपुल तुमने इस लड़की को कंपनी की शेयर दिया है। दादाजी ने ठंडी आंखों से विपुल जी को देखकर नेहा की तरफ इशारे करके बोले। आपने ऊपर बात आते देख नेहा घबरा गई, क्योंकि वो 2% शेयर भी करोड़ों का था। उसका टर्नओवर करोड़ों में था, क्योंकि शेखावत फैमिली और उनकी कंपनी टॉप 3 में आते थे। वो उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। विपुल जी सिर झुकाकर बोले, सॉरी पापा, पर आप तो जानते हैं नेहा कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं और सीखा उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। उसकी फ्यूचर के लिए हमने बस उसे 2% प्रॉपर्टी दिया था। उसकी बात सुनकर दादाजी ने गुस्से से उन्हें घूरा और बोले, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी भी बाहर वाली एरी गैरी लड़की को कंपनी की शेयर दे दो? हाँ, दादाजी गुस्से में थे, ये कंपनी अभी भी मेरा है। तुम मुझसे बिना पूछे कैसे किसी को भी शेयर दे सकते हो? खुद की बेटी की तो तुम्हें याद नहीं, पर किसी बाहर की खून पर तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है? लगता है तुम मेरी कंपनी को कोई धर्मशाला समझते हो, जो जिसे चाहे शेयर दे रहे हो। उनकी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दादाजी और दादी माँ की नजरों में वो कुछ भी नहीं थी। तभी दादी माँ बोली, मुझे तो लगता है ये बेवकूफ से भी बहुत आगे है। तभी नियति हंसते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लड़की मिस्टर विपुल शेखावत की मरी हुई बीबी की बहन की बेटी है, इसलिए ये उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं। नियति की बात सुनकर विपुल जी ने आंसू भरी आंखों से उससे देखा, पर नियति ने बस एक कोल्ड स्माइल पास किया। उसकी आंखों में अभी भी उनके लिए नफरत ही थी। चैप्टर 20 शेयर वापस करना होगा, नियति की कोल्ड स्माइल। तभी दादी माँ बोली, मुझे तो लगता है ये बेवकूफ से भी बहुत आगे है। तभी नियति हंसते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लड़की मिस्टर विपुल शेखावत की मरी हुई बीबी की बहन की बेटी है, इसलिए ये उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं। नियति की बात सुनकर विपुल जी ने आंसू भरी आंखों से उससे देखा, पर नियति ने बस एक कोल्ड स्माइल पास किया। उसकी आंखों में अभी भी उनके लिए नफरत ही थी। अब आगे ये देखकर विपुल जी के दिल में बहुत दर्द हुआ। उनका एक गलत फैसला ने आज नियति को इतना कठोर बना दिया है। इस वक्त वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रहे थे। नियति और रूही दोनों ही उनकी बेटी थी। उन्हें दोनों को समान भैंस से प्यार देना चाहिए था, पर वो रूही की प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें नियति की मासूम दिल और बचपने की कोई परवाह नहीं थी। वो इतने स्वार्थी उस वक्त क्यों हो गए कि उनकी बेटी आज उन्हें मरा हुआ देखना चाहती है। नियति ने उनसे नजरें फेर लिया। वो इन चारों भाई बहनों से ज्यादा विपुल जी और सीखा जी से नफरत करती थी।
ये चारों तो नियति को पसंद नहीं करते थे, ये तीनों भाई बहन सौतेले हैं इसलिए समझ में आता है। और नेहा तो इस घर की कुछ नहीं है, रूही, अमृत, अर्जित उसकी मासी के बच्चे हैं, तो उसकी भी नियति के खिलाफ होना समझ में आता है। पर विपुल जी और सीखा जी ये दोनों तो नियति के माँ बाप थे ना। फिर भी इन दोनों ने नियति को कभी अपना नहीं माना, कभी उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। क्या कोई माँ बाप अपनी ही खुद की बेटी से इस हद तक नफरत कर सकते हैं? नियति ने अपनी सोच को झटक दिया, उसे पता था हर माँ बाप इन जैसे तो नहीं होते हैं। तभी दादी माँ बोली, मेरी बच्ची तुम इनके बारे में मत सोचो, अब जब हम दोनों यहाँ हैं और तुम्हारे दादाजी ठीक है तो मैं भी देखती हूँ कि इनमें से कौन तुम्हें परेशान करता है। मुझे भला ये जोकर कैसे परेशान कर सकते हैं, ये सब सिर्फ नीच के लिए है, नियति ने मन ही मन सोचा। दादाजी भी गुस्से भरी आवाज में बोले, विपुल मुझे इस लड़की के नाम पर जो शेयर्स है वो वापस चाहिए। उनकी बात सुनकर नेहा डर से कांप गई, वो अपनी शेयर वापस नहीं करना चाहती थी। 6 महीने से उस शेयर्स की पैसा कितना है उसे पता चल गया था। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी। पापा वो बस 2% शेयर है जो नेहा को मिला है, क्या उसे वापस लेना जरूरी है? विपुल जी शांति से बोले, तुम मुझे सवाल करने वाले होते कौन हो? ये कंपनी मेरा है, तुमने इसे नहीं बनाया है। मैं नहीं चाहता हूं मेरा एक भी पैसा किसी बाहर वाले लड़की के पास जाए। क्या तुमने इस लड़की को इस घर में रख के कुछ ज्यादा उपकार नहीं कर दिया है? क्या तुम उसे मेरी मेहनत से बनाई कंपनी के शेयर भी देना चाहते हो? अगर तुम्हें इस लड़की से इतना ही प्यार है तो अपनी बेटी की प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, पर मेरी कंपनी के शेयर से 1% भी मुझे किसी बाहर वाले की गंदे खून को नहीं देना है। भूलो मत, अभी भी मेरे पास 30% शेयर है, मैं उसे अपनी पोती नियति को दे दूंगा। उसके बाद वो जो करेगी उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर विपुल जी, सीखा जी के साथ बाकी सब चौंक गए। क्या नियति को दे देंगे? पर क्यों? सिर्फ इस छोटी बात के लिए कि उन्होंने 2% शेयर नेहा को दिया है। क्या ये इतनी बड़ी बात है जो दादाजी इतने गुस्से में है? अमृत अभी कंपनी आपने डैड और चाचा के साथ मिलकर संभाल रहा था। उसे पता था मेजर शेयर होल्डर अभी भी दादाजी के तरफ ही थे, वो जिसे चाहे उसे अपनी जगह दे सकते हैं। तभी नेहा रोते हुए बोली, अंकल, आंटी, भाई, आप सब मेरी वजह से दादाजी और नियति को नरक मत कीजिए। वैसे भी अंकल ने मुझे यहाँ रहने दिया, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए वही काफी है। मेरे लिए शेयर से ज्यादा आप लोग इम्पोर्टेंट हो। मैं शेयर को वापस कर दूंगी, प्लीज आप दादाजी से झगड़ा मत कीजिए। उसे इस हालत में देखकर सबको बुरा लग रहा था। नेहा उनकी आंखों के सामने बढ़ी हुई थी। उनके लिए नेहा एक बहुत प्यारी और समझदार बच्ची थी। उन्हें नियति पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, जरूर इस लड़की ने ही दादाजी को इस कदर भड़काया होगा। नेहा सबकी रिएक्शन देखकर खुश थी, वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि उसे साफ रिश्तों की परवाह है, प्रॉपर्टी की नहीं। और नियति एक लालची लड़की है जिसे सिर्फ शेयर चाहिए, उसे फैमिली की लोगों की प्यार की कोई परवाह नहीं। वो यहाँ रहकर वक्त आने पर कुछ ना कुछ करके शेयर वापस ले सकती थी। तभी दादाजी गुस्से से बोले, कौन है तुम्हारी दादाजी? तुम मेरी पोती नहीं हो और ना ही तुम इस खानदान की खूंजी। भले ही मेरा बेवकूफ बेटा तुम्हें कचरे से उठा लाया है, पर तुम इस घर में कुछ नहीं हो, इसलिए मुझे दादाजी बुलाना बंद करो। उन्हें नेहा पर गुस्सा आ रहा था। एक तो इस लड़की ने उनकी कंपनी में 2% शेयर लिया है, ऊपर से उनकी पोती को टारगेट कर रही है। कितनी बेकार लड़की है, उन्होंने दुनिया देखा है। उन्हें नेहा की छोटी छोटी चालाकियां कैसे समझ नहीं आती। पापा जी, आप नेहा पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या आपको इस लड़की ने सबके खिलाफ भड़काया है? सीखा जी नियति की तरफ देखकर बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बदला लेने के लिए तुम मासूम बच्ची को क्यों रुला रही हो? तभी दादाजी उन्हें ठंडी आंखों से देखकर बोले, हूँ तुम्हें हमेशा से अपनी खुद की बच्चे से ज्यादा दूसरों की कचरा उठाना ही पसंद है, और मेरी पोती ने मुझे अगर भड़काया होता तो मैं तुम सबको आज इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देता। अब तक तुम सब मेरे घर में इस तरह खड़े नहीं होते, बाहर खुद को कचरे की ढेर में पाते। उनकी बात सुनकर सब सदमे में चले गए। वहीं जय की हंसी छूट गई। वाह, उसके दादाजी क्या बेइज्जत कर रहे हैं इन लोगों की। लगता है उसे आपने दादाजी से ये सब सीखना होगा ताकि वो भी फ्यूचर में इन लोगों की और बेइज्जती कर सके और अपनी लिटिल सिस्टर का बदला ले सके। वहीं आज पहली बार नियति को भी हंसने का मन कर रहा था। इससे पहले उसकी फेस पर हमेशा एक कोल्ड स्माइल होती थी। जेन्युइन स्माइल तो उसकी फेस पर महीने में एक बार ही आती होगी। नियति ने जल्दी से अपनी फेस को नॉर्मल कर लिया और नेहा को देखकर तिरछी स्माइल करके बोली, अगर तुम शेयर वापस करना चाहती हो ये काफी अच्छी बात है।
थोड़ा जल्दी करना। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की मेहनत का हिस्सा तुम जैसी कचरे के पास ज्यादा देर तक रहे। फिर शिखा जी की तरफ देखकर बोली, अब जब आप सोच रही है कि मैं आपकी मासूम सी बेटी को रुला रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि वो और अच्छे से रोए, और इतना रोए कि उसकी आंखों से आंसू ही सूख जाए। उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं होगी ना मिसेस शिखा शेखावत। ना आपकी मासूम बेटी की आंखों में आंसू होगा, ना वो फिर रोएगी। मैं हमेशा परेशानी की जड़ को ही खत्म कर देती हूँ। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसकी होंठों पर एक डेंजरियस स्माइल थी। वो हमेशा से ऐसे ही रही थी। पहली जिंदगी में भी कोई भी उसे जिस बात को लेकर धमकी देता था, वो उस वजह को ही खत्म कर देती थी। वो हमेशा बात की उल्टा काम करना ही पसंद करती थी। वहीं उसकी आंखों में ठंडी चमक और होंठों पर कोल्ड स्माइल देखकर नेहा और शिखा जी पीछे हट गई। उन्हें डर लग रहा था। नियति चाहे तो ऐसा कर सकती है, इस बात को अब तक वो अच्छे से समझ चुके थे। उन्हें कोई डाउट नहीं था। बाकी सब भी हैरान थे। ईशानी की चारों तरफ का ऑरा बहुत स्ट्रोंग था, और जब वो धमकी देती थी तो उसकी आंखों की वो ठंडी चमक और होंठों पर सजा वो कोल्ड स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी था। अमृत और अर्जित कुछ करना तो चाहते थे, पर नियति की ठंडे भाव देखकर वो चुप रह गए। नियति की आइडेंटिटी ही ऐसी थी कि उससे उलझना बिल्कुल ठीक नहीं था। वो भले ही बस नियति को समझाना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि उनकी समझाने को भी कहीं नियति गलत ना समझ ले। विपुल जी ने सिर हिला दिया और हताश होकर बोले, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उनकी बात सुनकर नेहा के मन में नियति के लिए नफरत आ गई, पर उसने चुप रहना सही समझा। दादाजी में सिर हिला दिया और बोले, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर वो आराम करने दादी माँ के साथ चले गए। वो बहुत देर से खड़े थे। उनके जाने के बाद जय ने नियति को देखा और बोला, लिटिल सिस्टर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो नियति की हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ चली गई। वहीं बाकी सब उन्हें देख रहे थे। तभी शिखा जी बोली, सरिता तुम्हें जय को अभी कंट्रोल में रखना चाहिए, कहीं वो भी नियति की तरह ना बन जाए। उनकी बात सुनकर सरिता जी सोच में पड़ गई। उन्होंने जय की उग्र नेचर की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ना तो जय को स्टडी में इंटरेस्ट था ना बिजनेस में। उसे सिर्फ एडवेंचर चाहिए था, रेस, गेम, कंप्यूटर, उसे यही सब पसंद था। जबकि जय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करता था। अगर वो स्टडी पर फोकस करता वो जरूर पूरे सिटी में टॉप करता, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था कि बिना ज्यादा पढ़े ही टॉप 10 लिस्ट में आ जाता था, जिस वजह से पहले वो उसे पढ़ने के लिए बहुत प्रेशराइज करती थी। पर जय ने उनकी एक भी बात नहीं माना। वो अकेले घर छोड़कर महीनों तक बाहर पहाड़ियों में चला जाता था। इसलिए धीरे धीरे परेशान होकर सरिता जी ने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। तभी विपुल जी बोले, शिखा तुम्हें जय की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो नियति जैसी हो जाएगी कि नहीं। अगर जय भी सबसे नफरत करे तो भी उसमें हमारी ही गलती होगी। हमने नियति को कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए वो हमसे नफरत करती है। जय को भी वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व मारता है। वो ऑलरेडी हम सबसे दूर हो गया है। नियति के आने से पहले भी वो हमसे बात नहीं करता था, इसलिए नियति को दोष देना बंद करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि मुझे आगे स्टोरी जल्द दे सको। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।